इसमें क्या होगा, नेशनलिज्म की अगर मूवमेंट की बारे में बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ नेशनलिज्म क्या है इंडिया को छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम इंडिया? और कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ पर नेशनलिज्म आ चुका था पहले से? फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। उससे पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है, अमेरिकन रेवोल्यूशन था अगेंस्ट ब्रिटिश। देन फ्रेंच रेवोल्यूशन ओवरऑल। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कुछ बताएं, 1789 हुआ था। नहीं, जार तो रशिया का है। लुइस, लुइस, किंग लुइस 15, 16, 17, यही लोग हैं वहाँ पर। तो अब वहाँ तो फ्रेंच रेवोल्यूशन तो फ्रांस में हुआ था ना, तो हाउ इट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म का मीनिंग क्या है? कॉमन कल्चरल कॉन्शियसनेस अगेंस्ट समथिंग एल्स, जो फॉरेन एलिमेंट्स है। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर हम देखें तो वो तो फ्रांस में ही हुआ है, तो वहां पे नेशनलिज्म कैसे ट्रिगर हुआ? किसी को पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन? बताओ नेशनलिज्म क्यों ट्रिगर हो? अगर उसको ऊपर से देखें हम, तो जो लुइस 17, 16 ये सब हैं, ये तो वहीं की एंटिटी है ना, फ्रेंच रूलर, ये फ्रेंच ही हैं वो लोग। रेवोल्यूशन जो हो रहा है वो इंटरनल रेवोल्यूशन हो रहा है, तो वहां तो कॉलोनियल एलिमेंट नहीं है। अमेरिकन रेवोल्यूशन में आप देखेंगे ब्रिटिश है, इंडिया में आप देखेंगे ब्रिटिश है, तो फॉरेन एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, तो वहां नेशनलिज्म समझ आता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेशनलिज्म, नॉट फर्स्ट बट बिगेस्ट एग्जाम्पल। बट यहाँ पर फॉरेन एलिमेंट्स नहीं है, तो वो मुझे बताओ रीजन क्या है? वो तो राइट्स के लिए, वो रिफॉर्म्स की बात हो रही है। वो तो इवन हम अभी भी रिफॉर्म्स की बात करते हैं ना इंडिया में, कि रिफॉर्म्स करो। क्वेश्चन इज कि वाई फ्रेंच रेवोल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी द एग्जाम्पल ऑफ नेशनलिज्म? क्योंकि हमारी नेशनलिज्म की डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि कल्चरल कॉन्शियसनेस होना चाहिए अगेंस्ट फॉरेन एलिमेंट्स। तो ये मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि वहां पे फ्रांस, फ्रांस में, यस, फॉरेन इंटरफेरेंस, जो यूरोपियन कोलिशंस बने थे, यूरोपियन कोलिशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से बहुत सारी यूरोपियन कोलिशन बने थे अगेंस्ट फ्रांस। यस, एक्टिंग एट द बिहेस्ट ऑफ अदर फॉरेन एंटिटीज, ठीक है ना। तो वहां पे जैसे इंग्लैंड था, रशिया, इंग्लैंड, रशिया, प्रूशिया, आज जो जर्मनी है उसका नाम उस टाइम क्या था, प्रूशिया, ठीक है। और इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये जो एम्पायर्स थे दे वर फाइटिंग अगेंस्ट फ्रांस। उन्होंने एक कोलिशन अलायंस सिस्टम बनाया था, तो उसके अगेंस्ट नेशनलिज्म ट्रिगर ट्रिगर हुआ था कहां पर? फ्रांस में, ठीक है ना। क्लियर है ना फ्रांस वाला? ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री में आएगा, अच्छे से करेंगे वहाँ। अमेरिकन रेवोल्यूशन, नेशनल अगेन नेशनलिज्म बट अगेंस्ट ब्रिटिश, ब्रिटिश कॉलोनीज, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर। एक क्वेश्चन ये भी होता है नेशनलिज्म का, देखो मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है वो लिखाऊंगा अच्छे से। अमेरिकन रेवोल्यूशन में एक चीज और भी है कि द पीपल हु वर फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर वर देमसेल्फ ब्रिटिश बाय रेस, एथनिसिटी से वो भी ब्रिटिशर्स ही थे। तो वहां पे फिर ऐसा क्या हो गया कि वो नेशनलिज्म ट्रिगर हो गया? अब ये भी एक क्वेश्चन है ना, कि वो भी एथनिसिटी से, जो अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज थे, देवर बाय एथनिसिटी, देवर ब्रिटिशर्स, पहले कभी आए थे वहां पर, ठीक है। बट उनकी नेशनलिज्म को, उनके जो रेवोल्यूशन था उसको भी नेशनलिज्म बोलते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। तो वहां पर बताएं कुछ, क्यों, रीजन क्या है? यस, यस, तो टाइम पीरियड का है वहां पर, कि जो इन्हीं, जब ये लोग मूव किए थे अमेरिका में, तो वो पीरियड था अराउंड 17 सेंचुरी, 16, 17 सेंचुरी। और जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हो रहा है वो हो रहा है 18 सेंचुरी में। तो अराउंड 200 ईयर्स ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं। दे हैव डेवलप्ड ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन सॉइल या अमेरिकन सिस्टम, ठीक है ना। तो वो कंप्लीटली सेपरेट हो गए, दो एथनिसिटी सेम थी। क्लियर है? तो वहां पर नेशनलिज्म इसलिए कहते हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशन का समझ आ गया नेशनलिज्म क्यों? क्योंकि दे वर चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश बट नॉट द चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश ऑफ 16 सेंचुरी। 200 साल गुजर चुके हैं, ठीक है, अब वो मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो वो नेशनलिज्म, इनमें डिबेट्स होती है, डिबेट्स में हम नहीं जाएंगे ज़्यादा। फ्रांस रेवोल्यूशन तुम्हें समझ आ गया, 1789 वाला। इंडिया में ट्रिगर हो रहा है 19 सेंचुरी, ठीक है। वहां पर ट्रिगर हुआ था 18 सेंचुरी में।
अमेरिका में एंड फ्रांस में। इंडिया में ट्रिगर हो रहा है 19th सेंचुरी के लास्ट में। मोर स्पेसिफिकली अगर वैसे एग्जैक्ट डेट नहीं हो सकती, बट फिर भी कंसिडर किया जाता है 1885 आईएनसी का फॉर्मेशन। ठीक है, उससे पहले भी इवेंट्स हुए हैं, पीस एंड ट्राइबल मूवमेंट्स। 1857 रिवोल्ट का कल हमने किया, उसमें डिबेट है कि वो नेशनलिस्टिक था या नहीं था। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि वो नेशनलिस्टिक था। 18 सेंचुरी नहीं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 19 सेंचुरी लिखोगे आप। हाँ 19 सेंचुरी, 18 सेंचुरी 17 वाला पीरियड हो गया। ठीक है, ये क्लियर है सबको? बताएं। यस, कंजर्वेटिव देखो 1857 से पहले किसका रूल था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1857 के बाद किसका रूल आया? क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन का। तो पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो गया। ठीक है ना, डायरेक्ट अथॉरिटी इंग्लैंड की स्टैब्लिश हो गई यहां पर। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, देवर ट्रेडर्स, देवर ट्रेडर्स प्लस एक तो उनको पॉलिटिकल अथॉरिटीज का उनका एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं था। ठीक है, ट्रेडर्स थे। दूसरा, जो इंग्लैंड की फिलॉसफी थी उसको कहते थे यूटिलिटेरियनिज्म। बेंथम, जेएस मिल, जेम्स मिल सुना होगा सब। तो उस आइडिया पे वो चल रहे थे। वो आइडिया क्या कहता था? यूटिलिटेरियनिज्म का क्या मीनिंग है? यूटिलिटी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, या कोई भी आइडिया या रिफॉर्म, ठीक है ना, या सोशल इंप्रूवमेंट, किसी में भी यूटिलिटी होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ये यूटिलिटी दिखा रही है ना। इकोनॉमिक्स में मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यूटिलिटी होनी चाहिए। यूटिलिटी किसके लिए? इंग्लिश के लिए, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट है। तो वही यूटिलिटी वो यहां पर यूज कर रहे थे। तो उस यूटिलिटी को इंप्रूव करने के लिए दे वर फोकसिंग ऑन सोशल रिफॉर्म्स, या जो भी पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म्स आए थे, कि इनको रिफॉर्म करो ताकि ये सिविलाइज हो। और सिविलाइजेशन का अल्टीमेटली उनका गोल क्या था? कि जो उनके गुड्स हैं उनकी डिमांड इंक्रीज हो। ठीक है ना, मैकॉले माइन्यूट पढ़ा होगा तुमने। इंडियन इन कलर बट यूरोपियंस इन थिंकिंग आइडियोलॉजी, ये कमेंट थी, मैं आज लिखवाऊंगा वो। क्लियर है? तो उससे पहले वो रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस कर रहे थे। बाद में क्या आ गया? ये रिफॉर्म्स के फोकस जो है उनको लगा 1857 रिवोल्ट हो गया है अब। सो दे दे इंडियंस आर बियॉन्ड रिफॉर्म्स, इनको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रिवोल्ट क्या है ना इतना बड़ा। तो रादर देन फोकसिंग ऑन देयर रिफॉर्म, अपने एम्पायर के ऊपर फोकस करो। और वो सारा सिस्टम चेंज हो गया, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। ठीक है ना। अच्छा, मुझे फैक्टर्स बताओ इंडियन नेशनलिज्म ट्रिगर होने का। एक सेकेंड, आप उसके नेशनलिज्म बताएं, बाद में है ना। आप नेशनलिज्म क्या बताया था मैंने, क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज नेशनलिज्म? कॉमन कल्चरल, कल्चरल वर्ड यूज किया करो, या फिर आइडियोलॉजी। ठीक है ना। तो कॉमन कल्चरल कॉन्शियसनेस। अब फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नेशनलिज्म के? कॉजेस क्या हैं ट्रिगर होने के, वो बताएं। एक रिवोल्ट हो गया, रिवोल्ट प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स ही चल रही है। एक एक छोटा फैक्टर है ये, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। राइज ऑफ एजुकेटेड क्लास, अर्बन इंटेलिजेंशिया। ठीक है, उससे एजुकेशन को थोड़ा एलैबोरेट करो, कैसे? यस, ठीक है। तो देवर अवेयर अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन या कोलोनियलिज्म। ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट ऑफ कोलोनियलिज्म, देवर अवेयर अबाउट दैट कॉन्सेप्ट, पहली चीज। दूसरी, दे गॉट इंगेज्ड विद द बॉडी ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स। बॉडी ऑफ थॉट यूज करते हैं बुक्स में ज्यादातर। तो बॉडी ऑफ थॉट्स कौन कौन से हैं? जैसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है, सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो एजुकेशन से इन सब चीज की नॉलेज इंक्रीज हो गई इनको। प्लस जो वेस्टर्न एजुकेटेड लोग थे, जवाहरलाल नेहरू हो या और हो, दादा भाई नौरोजी, इनका जो मूवमेंट थी वो कहाँ थी? इंडिया टू इंग्लैंड, इंग्लैंड टू इंडिया। सो दे वर अवेयर अबाउट द कंडीशन ऑफ इंग्लिश एंड कंडीशन ऑफ इंडियंस। तो डिफ्रेंशिएट कर रहे थे वो लोग। ये देख रहे थे कि उनको क्या क्या पॉलिटिकल राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं इंग्लैंड में, और यहाँ पर क्या पॉलिटिकल राइट्स हैं। तो इसका अवेयरनेस हो गया वेस्टर्न एजुकेशन। प्लस वेस्टर्न एजुकेशन है, दैट मीन्स दे वर फोकसिंग ऑन प्रिंट प्रेस। ठीक है ना, तो राइटिंग में स्प्रेड करने के लिए आइडियाज आपने बताया। प्लस ये चीज दूसरी साइड भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, द थिंग विच वर गोइंग ऑन इन द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, वर्ल्ड सिनेरियो में जो भी चीजें चल रही हैं, जर्मन यूनिफिकेशन, इटली यूनिफिकेशन चल रहा था इस टाइम पर, वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर हो जाएगा। तो वो सब चीजों से ये अवेयर थे कि दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन कॉज,
अपने नेशनलिज्म के लिए फाइट कर रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए फाइट कर रहे हैं, तो वाई कांट इंडियंस का इस तरीके से, ठीक है ना। तो इंडियंस भी वही चीज कर सकते हैं, जैसे जर्मन यूनिफिकेशन हो रहा है, इटली यूनिफिकेशन हो रहा है, इसी पीरियड में होगा सब कुछ, पैरेलल चल रहे हैं सब कुछ, ठीक है ना। तो इंटरकनेक्टेड है वो वर्ल्ड सिनेरियो से। वेस्टर्न एजुकेशन एक ये पॉइंट हो गया, इस पे 3-4 पॉइंट्स हमने बात कर ली। और क्या हो सकता है एजुकेशन के अलावा? पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, ठीक है। हाँ, वेस्टर्न कल्चर अगेन वो एजुकेशन में ज्यादा आ जाएगा। हाँ, और बताओ। जेम्स प्रिंसिप सुना है किसी ने? हाँ, क्या किया था उसने? 1837 में कुछ किया था, कुछ स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग कुछ किया था। नहीं, वो मिल है, वो मिल है। डेसिफर किया था कुछ। हाँ, ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो हमने एंशंट इंडिया में देखा था। तुम लोगों का शायद एंशंट हुआ, नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। तो एंशंट इंडिया में हमने जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखा था कि उनकी स्क्रिप्ट कौन सी थी। सो दे वर यूजिंग ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट अभी तक डिकोड नहीं हुई थी, कब तक? 1837 तक, ठीक है। 1830 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पढ़ लिए थे ना, 1784 पढ़े होंगे मॉडर्न में, वो वाला पार्ट मेरे पास नहीं है, पहले हो चुका है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बना था 1784 में अराउंड, ठीक है ना, वॉरेन हेस्टिंग के दौरान। तो उन्होंने क्या किया था कि यहाँ हमको रूल करना है, हमको यहाँ का बस कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चरल कंडीशंस नहीं पता, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ओरिएंटलिस्ट पॉलिसी लेनी होगी, जो कि ये कहती है कि ओरिएंटलिज्म मींस जो पुरानी हिस्ट्री है इंडिया की, उसको समझो, उसको अंडरस्टैंड करो, तब ही हम रूल कर पाएंगे। एशियाटिक सोसाइटी इसलिए बनाया गया था, ठीक है, 1784 में। अब इसी दौरान जब 1784 दे वर फोकसिंग ऑन लिटरेचर ऑफ इंडियन, सो उसी में एक ऐसा पॉइंट आता है 1837 में, जब जेम्स प्रिंसिप ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफर करता है। ये मैं लिखाऊंगा, डेसिफर करता है 1837 में ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जैसे ही डेसिफर हुई तो उससे क्या निकल कर आया कि दे कंक्लूडेड दैट द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया was at much larger space at the time of मौर्यास। मौर्यास का एम्पायर अगर देखें, अफगानिस्तान टू इंडिया, नीचे साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया तक, ठीक है ना। और 1837 में जो ब्रिटिश रूल था वो ज्यादातर कन्वर्स था, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, बंगाल वाला रीजन, महाराष्ट्र वाला रीजन और साउथ इंडिया। नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं गए थे, पंजाब नहीं था, पाकिस्तान नहीं था जो आज का पाकिस्तान है, ठीक है। इन लोगों ने 1837 तक वो पार्ट कवर नहीं किया था, क्लियर है, क्योंकि सिंध का कन्क्वेस्ट होता है 1840s में और पंजाब का कन्क्वेस्ट होता है 1849 में, ठीक है। तो 1837 तक पॉलिटिकल यूनिटी छोटी थी। यहां मैप बना देता हूं मैं, एक सेकेंड। एटीन 1837 की अगर हम बात करें तो यहां बंगाल में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में थी, मराठास वाले रीजन में आ गई थी, साउथ में पहले से ही चल रही थी कार्नेटिक वॉर्स, ये भी कंट्रोल में था, ये भी कंट्रोल में था, हैदराबाद भी कंट्रोल में था। ये वाला पार्ट नहीं था, कौन सा? नॉर्थ वेस्ट इंडिया का। दिस वाज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बट 1837 में क्या होता है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये मैं सब लिखाऊंगा, ठीक है, समझ लो अभी। ब्राह्मी स्क्रिप्ट गॉट डेसिफर्ड। डेसिफर्ड का क्या मीनिंग है? डिकोड कर लिया, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट अभी तक डिकोड नहीं हुई है, अभी कुछ क्लेम्स आए थे, बट उस पर अभी स्टडीज होंगी, ठीक है, अभी तक नहीं हुई है। 1837 में जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट डिकोड हुआ तो क्या पता चला कि जो मौर्यन एम्पायर था, वो पूरे इंडिया को कवर कर रहा था, ठीक है। अब यहां पर एक चीज को कंपेयर करो, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इंडियंस वर लिविंग इन डार्क फेजेस, ठीक है। इनको कभी भी इंडियंस को दे वर नॉट अवेयर अबाउट लोकल रूल, दे वर ऑलवेज रूल्ड बाय फॉरेन क्लास। इनका ये आर्ग्यूमेंट था अभी तक ब्रिटिश का, ठीक है ना। ब्राह्मी स्क्रिप्ट ने ये चीज, ये 1837 में
ये स्क्रिप्ट एक्सपोज हो गई, ये वाला पॉइंट उनका, कि मौर्यन एम्पायर लोकल एम्पायर था, इंडियन एम्पायर था, और कवरिंग पैन इंडिया। ठीक है, जितना उनका एम्पायर अभी है उससे भी बड़ा लार्जर एम्पायर था। तो ये चीज बाहर आ गई निकल कर। तो ये ट्रिगर करेगी नेशनलिज्म को कि वी कैन रूल आवर सेल्फ, हम अपने आप से रूल कर सकते हैं। ठीक है ना, सेल्फ रूल किया जा सकता है। ये पॉइंट समझ आ रहा है, ये मैं लिखाऊंगा पॉइंट। ठीक है ना, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया सबको, एजुकेशन वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको। ठीक है, फिर एक चीज ये भी हो सकती है कि पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल हो सकता है नेशनलिज्म ट्रिगर करने में। कैसे होगा बताएं? एजुकेशन एक पॉइंट आ सकता है वहां पर। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इसको एक्सपैंड करो थोड़ा। डेमोक्रेसी लाए, रूल ऑफ लॉ लेकर आए। ठीक, ठीक है। अभी क्या है, जैसे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन आया, ब्यूरोक्रेसी आई ब्रिटिश की, तो उसने यूनिफाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ कश्मीर, एक तरफ साउथ इंडिया, एक तरफ ईस्ट इंडिया, ठीक है ना, एक तरफ वेस्ट इंडिया। पहले क्या था कि दे वर रूल्ड बाय डिफरेंट डायनेस्टीज, डिफरेंट एम्पायर्स, किंगडम्स। तो दे वर हैविंग देयर ओन सेपरेट जुडिशियल सिस्टम या कोड ऑफ लॉ। तुम्हारा अपना होगा, तुम्हारा अपना होगा, उधर अपना होगा। ठीक है, तो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी ब्रिटिश रूल के साथ जैसे ही आती है तो पूरी चीज एडमिनिस्ट्रेटिवली यूनिफाई हो जाती है। चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, सब जगह कलेक्टर्स बैठे हुए हैं। रेवेन्यू सिस्टम सबका एक जैसा है ऑलमोस्ट। ठीक है ना, हेड जो रूलिंग हेड है वो भी एक ही है। समझ रहे हो? तो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक हो गया सबका। और बताएं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रेलवेज, टेलीग्राफ सर्विसेज, इससे कैसे हुआ बताएं नेशनलिज्म? एक सेकेंड, आप लोग बताएं। रेलवेज और टेलीग्राफ सर्विसेज जो इंट्रोड्यूस की थी 1850s में, 53 स्पेसिफिकली, 54, तो उसने नेशनलिज्म ट्रिगर कैसे किया? यस, इंडियंस वर आल्सो यूजिंग दोज कम्युनिकेशन सिस्टम्स फॉर ट्रैवलिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ देयर आइडियोलॉजी। यहां पर बंगाल में फॉर एग्जांपल, बंगाल अर्बन इंटेलिजेंशिया जो है वो एक नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ आएगा। फॉर एग्जांपल, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी। अब वो ट्रेवल कैसे करेगी थ्योरी दूसरे एरिया में? फॉर एग्जांपल, उसको लाहौर वाले रीजन में जाना है तो कैसे जाएगी? प्रेस के थ्रू जाएगी, और प्रेस का जो पेपर्स है वो ट्रेवल कैसे करेंगे? रेलवेज के थ्रू, टेलीग्राफ के थ्रू। ठीक है ना, तो इस तरीके से आइडियोलॉजिकल यूनिफिकेशन हुआ। किसके थ्रू? रेलवेज और इन सब चीजों के थ्रू। और क्या होगा पॉजिटिव इंपैक्ट नेशनलिज्म, ब्रिटिश रूल का पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन नेशनलिज्म? एक आपने एजुकेशन बताया, एक एडमिनिस्ट्रेशन बताया, एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन भी बता सकते हो कि पहले इन्होंने बंगाल कैप्चर किया, फिर मराठा वाला रीजन कैप्चर किया, साउथ इंडिया पहले हो चुका है, ग्रेजुअली दिल्ली के ऊपर कंट्रोल आया, फिर पंजाब सिंध कवर कर लिया। तो यूनिफाई कर दिया ना पॉलिटिकली पूरे इंडिया को। 1837 तक नहीं हुआ था मानते हैं, बट ग्रेजुअली बाद में तो हो गया ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से सब्सिडरी अलायंस सब सिस्टम आए, तो यहां तक पहुंच गए। अफगानिस्तान भी ट्राई किया उन्होंने बट हुआ नहीं, बर्मा ट्राई किया बट कंट्रोल में ज्यादा नहीं आ पाया। क्लियर है? ठीक है, तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, एजुकेशनल यूनिफिकेशन, ये सब पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं ब्रिटिश रूल के। ठीक है, और क्या हो सकता है बताएं? सोशल रिफॉर्म, यस, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चली। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के कुछ एग्जांपल्स बताएं। राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अब ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट नेशनलिज्म ट्रिगर कैसे कर रही है वो एक्सप्लेन करें। ठीक है, वुमेन, बिकॉज वुमेन्स, वुमेन जो है वो भी आर आल्सो पार्ट ऑफ नेशन। ठीक है, तो वुमेन के लिए इंटीग्रेशन की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, उनके उनके रिफॉर्म्स की बात करेंगे। और वुमेन के अलावा और बता, और क्या क्या इशू है सोसाइटी सोसाइटी में? कास्ट, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है जिसको इंडिया को इंटरनली डिवाइड किया हुआ है, उसके अगेंस्ट ये लोग काम कर रहे थे। ठीक है ना, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट राजा राम मोहन रॉय सब ये लोग काम कर रहे थे। और कुछ हो सकता है? इंक्लूसिवनेस, ठीक है। इनका लैंग्वेज क्या थी? लोकल लैंग्वेज पे फोकस कर रहे थे लोग, हिंदी, पंजाबी। तो जो लोकल रूट्स थे, इंग्लिश से फोकस करने से ज्यादा ये लोकल लैंग्वेज के ऊपर फोकस कर रहे थे। तो लोकल लैंग्वेजेस का ग्रोथ होगा, और लोकल लैंग्वेज भी इंटरकनेक्टेडनेस जो है वो इंक्रीज करेगा। और
सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। और इन्होंने आइडिया दिया स्वराज का, स्वराज का आइडिया दिया था, ठीक है। इन्होंने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के दौरान ही स्वराज का आइडिया दिया कि सेल्फ रूल करना है हमको, सेल्फ रूल इंडिया में पॉसिबल है। प्लस एक इशू था रिलीजन का, कि रिलीजन जो ब्रिटिश रूल था, दे वर टेलिंग दैट इंडियन रिलीजन्स जो हैं ये डार्क फेज है, ठीक है ना, और क्रिश्चियन लाइट चाहिए इसको। तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो चली थी उसमें रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात भी की गई। कोई एग्जाम्पल बताएगा इसके बारे में, रिलीजन का? रिलीजन ने कैसे नेशनलिज्म को प्रमोट किया था? रिलीजन, यस, रिलीजन एज अ कॉज ऑफ नेशनलिज्म। ट्रेडिशन, वहाबी मूवमेंट तो थोड़ा पर एंटी चला जाएगा थोड़ा, क्योंकि वहाबी स्पेसिफिकली टू मुस्लिम रहेगा और वहाबिज्म थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट जाएगा। कुछ और एग्जांपल दें। कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, कुछ याद है? न्यूयॉर्क में, अमेरिका शिकागो में 1893 में एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। अंडर कौन थे वहां इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 1893 शिकागो कॉन्फ्रेंस, इंटरफेथ डायलॉग हुआ था वहां पर। तो उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया इंडियन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। तो जो अभी तक ये बात की जा रही थी वेस्टर्न मीडिया में कि इंडियन रिलीजन जो है ये डार्क ईरा है, या डार्क एक सर्कल है जिसके अंदर सारी लाइट खत्म हो जाती, क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन्होंने उसका रिवर्स उल्टा पॉइंट दिखाया वहां पर कि स्पिरिचुअलिटी है इंडिया में, ठीक है, ह्यूमनिज्म, टॉलरेंस की बात की। तो एक सेल्फ सेंस ऑफ प्राइड इंक्रीज हुआ, सेंस ऑफ प्राइड हुआ इंडियंस के अमंग। तो वो सेंस ऑफ प्राइड जो था अपने कल्चर के ऊपर, वो नेशनलिज्म ट्रिगर करता है। क्लियर है ये? ट्रेडिशनल चेंजेस जैसे, हाँ, तो टॉलरेंस हो गया वो, उनके टाइम पर नहीं था। उन्होंने ये फोकस किया ना कि डाइवर्सिटी है बट यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी है, टॉलरेंस है इंडिया में, टॉलरेंस है। हमने विजयनगर वाला किया था, उसमें एक मैंने कॉन्सेप्ट लिखवाया था, सर्वधर्म संभवा, ठीक है। ये टॉलरेंस की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं कि मॉस्क जो बना है वो मंडपा स्टाइल में बन रहा है, और जो टेम्पल्स हैं उनमें आर्चेज और डूम्स यूज हो रहे हैं। ये सब सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट हैं, सर्वधर्म संभवा, ठीक है। ये पहले से चलता हुआ है, इश्यूज भी हैं, वो अलग चीज है। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सकता है, कैसे एक्सप्लेन करें थोड़ा सा? हाँ वो तो चलो रेलवेज उसमें आ गया, ठीक है। देखो एक सेकंड, टेक्सटाइल जैसे थोड़ा सा इलेबरेट करो। रॉ मटेरियल जो था, मतलब एक सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एक तो कॉमन है कि इकोनॉमिकली सारे रीजन, सारी कम्युनिटी, सारी एथनिसिटी, सारी क्लासेस आर एक्सप्लॉयटेड इकोनॉमिकली, चाहे वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे वो रेवेन्यू सिस्टम हो। पीजेंट्स, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में आर्टिसन क्राफ्ट्समैन, ठीक है, प्रेवीपर्स टाइप के इश्यूज प्रिंसेस के साथ, लैंड का डिस्पोजेशन, तो ये सब इकोनॉमिक इश्यूज हैं, एक्सप्लॉयटेशन, उन्होंने भी इंटीग्रेट किया। और पॉजिटिव में ले सकते हो बट डिपेंड करता है आप एक्सप्लेन कैसे करते हो। इकोनॉमी को पॉजिटिव में बताओ ना, रेलवे इकोनॉमी का एग्जांपल है, टेलीग्राफ सर्विस भी इकोनॉमी का एग्जांपल है। हाँ, बैल्कनी, बैंकिंग सिस्टम, यस, ट्रांजैक्शन, आप क्या बोल रहे थे? पॉजिटिव सेंस में बताओ, इकोनॉमी कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ब्रिटिश रूल का कुछ इकोनॉमिक इंपैक्ट था जो पॉजिटिवली ट्रिगर कर रहा है नेशनलिज्म को। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कोट कर सकते हैं। नेगेटिव में देखो, हर पॉइंट को आप नेगेटिव ले सकते हो, रेलवेज को नेगेटिव ले सकते हो आप, पॉजिटिव लो की इंटीग्रेशन, आइडिया, स्प्रेड, मूवमेंट ऑफ पीपल। नेगेटिव क्या है? कोलोनियलिज्म का सिंबल है, वो टूल है। इकोनॉमी में क्या हो सकता है? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से क्या हुआ, इंडिया जो है वो इंटीग्रेट हुआ वर्ल्ड इकोनॉमी से। मीडिएटर्स नहीं हुए तो एक कॉमन एक्सप्लॉइटर हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल रैयतवाड़ी सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या था, बीच में जमींदार थे, तो जो भी एक्सप्लॉइटेशन होगा, जो पीजेंट्स है वो देखेंगे कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन कौन कर रहा है, जमींदार कर रहा है, तालुकदार कर रहा है। बट जब ये बीच में इंटरमीडियरीज हट गए रैयतवाड़ी सिस्टम में,
तो उनको क्या दिखा, एक कॉमन एनिमी कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये तो नेगेटिव वाला पॉइंट, नेगेटिव में बहुत सारे हैं। पॉजिटिव में कोट कर सकते हो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हर पॉइंट को आप नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आप जस्टिफाई कैसे कर रहे हो, ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ। हाँ, अब ये एक मुझे कॉन्सेप्ट बताओ, एक रेनेसा होता है, एक एनलाइटनमेंट होता है। रेनेसा वर्ड सुना है, क्या मीनिंग है इसका? रेनेसा, रेनेसा का लिटरल मीनिंग है रीबर्थ। रीबर्थ। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रेजुएशन कर रहे थे पहले, अभी आप यूपीएससी में हैं, तो आपका रीबर्थ हो गया है। कैसे? क्योंकि आपका नजरिया बदलेगा किसी भी चीज को देखने का, ठीक है ना। आप किसी भी पॉइंट को देखेंगे, आप उसके पॉलिटिको इकोनॉमिक कल्चरल सिग्निफिकेंस देखेंगे। पहले सिर्फ हो सकता है अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक देख रहे थे, ठीक है, तो नजरिया चेंज होता है। रेनेसा का सिंपल मीनिंग यही है कि रीबर्थ, ठीक है। अब रीबर्थ, ये रेनेसा पीरियड स्टार्ट हुआ 14-15 सेंचुरी इन यूरोप, मोर स्पेसिफिकली फ्रॉम इटली। तो इसमें क्या हो रहा था, जो मिडिवलिज्म के जो बार्बरिज्म था, मिडिवल पीरियड का जो बार्बरिज्म था, उसकी जगह इन्होंने रिफॉर्म्स लेकर आए कि, और उस रिफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रोल था कि रिलीजन स्पेसिफिक ना होकर ह्यूमन स्पेसिफिक गए। पहले ज्यादा फोकस था रिलीजन, चर्च, क्रूसेड्स सुना होगा आपने, क्रूसेड मूवमेंट, ठीक है ना। वो सब क्या था कि जो भी पॉलिटिकल अथॉरिटी है, दैट इज बिकॉज ऑफ, दैट इज फॉर द रिलीजन, फॉर द सेक ऑफ रिलीजन। अब चेंज होगा कि रिलीजन को पीछे बैकग्राउंड में डालो, अब क्या होगा, ह्यूमनिज्म। तो रेनेसा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिक्स में, सब में चेंज होगा। तो ये रेनेसा पीरियड है। इंडिया का रेनेसा पीरियड कौन सा है? इंडिया में रेनेसा पीरियड कौन सा है, सेंचुरी रेनेसा की? 19th सेंचुरी। जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हम बात करते हैं, वही रेनेसा पीरियड है। ये कीवर्ड भी आ सकता है मेंस के क्वेश्चन में कि इंडियन रेनेसा, तो वहां कंफ्यूज मत होना। इंडियन रेनेसा का सिंपल मीनिंग है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है ना, क्योंकि वहां भी रीबर्थ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन रॉय, एम्फेसाइजिंग ऑन मोनोथिज्म। पहले पॉलिथिज्म चल रहा है, राजा राम मोहन रॉय बोल रहे हैं मोनोथिज्म फोकस करो, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय बोल रहे हैं रिलीजियस स्टडीज की जगह आप साइंटिफिक स्टडीज करो, मॉडर्न एजुकेशन लेकर आओ, ठीक है। वुमेन के लिए रिफॉर्म करो, कास्ट सिस्टम से अलग हटो, यही यही रहेगा राजा राम मोहन रॉय का। सिमिलरली दूसरे सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उनका भी यही रहेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती, वो भी बोलेंगे ट्रेडिशन, गो बैक टू वेदास बोलेंगे एक साइड, और दूसरी साइड बोलेंगे मॉडर्न एजुकेशन भी लो। सिमिलरली स्वामी विवेकानंद, सिमिलरली सर सैयद अहमद खान, इस सब का यही रोल रहेगा, ठीक, कि मॉडर्निटी की तरफ मूव करना है हमको, ठीक है। रेनेसा पीरियड। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट सुना होगा, बताओ। रूसो, इमैनुअल कांत। मोक्ष नहीं, मोक्ष तो मरने के बाद होगा, अभी जिंदगी में भी कुछ मोक्ष होता है, वो वाले मोक्ष की बात है एनलाइटनमेंट। सिद्धि प्राप्त होना है, किस मतलब कैसे होगी सिद्धि प्राप्त? ठीक है। इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है ये, रेनेसा का ही एक्सटेंशन है एनलाइटनमेंट। इसमें एक इमैनुअल कांत ने क्या बोला था, ये थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री में टच कर रहा हूं, ये लिखाऊंगा नहीं, आप लोग अभी लिख लो इसको, ठीक है, अलग से नहीं लिखाऊंगा मैं। तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इंडियन नेशनलिज्म की। इमैनुअल कांत ने क्या बोला, को एक पेपर पब्लिश किया था, पेपर का नाम था व्हाट इज एनलाइटनमेंट, लिख लो। इमैनुअल कांत पब्लिश्ड अ पेपर, ये देखो, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूं मैं। व्हाट इज एनलाइटनमेंट, सिंपल क्वेश्चन मार्क, यही पेपर का नाम है। पेपर मींस एक एस्से लिखा था, उसका टाइटल था ये, व्हाट इज एनलाइटनमेंट। एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, इमैनुअल कांत व्हाट इज एनलाइटनमेंट, इसको ना इंडियन नेशनलिज्म का कोई क्वेश्चन मेंस का हो तो वहां मत लिखना, ठीक है, वहां लिखना नहीं है। आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं, एस्से में काम आ जाएगा। और इंडियन नेशनलिज्म का जो बैकग्राउंड है, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कैसे आ रही हैं चीजें, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, लिखना नहीं इसको। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखोगे तो ज्यादा बेहतर। इमैनुअल कांत व्हाट इज एनलाइटनमेंट, इसमें लिखो, ही सेड
men, he said, men coming out of self incurred tutelage. Men's coming out of self incurred tutelage. Men coming out of self incurred tutelage. समझ आ गया? हाँ, तो पूछो ये ट्यूटलेज क्या है? सिंपल इसका मीनिंग ये है कि जब आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो वो अंडर द गाइडेंस ऑफ इमाम सर लेते हो, देव सर लेते हो, या अपनी खुद की विजडम और नॉलेज से लेते हो। ठीक है ना? जब आप गाइडेंस जो है, जो भी आप डिसीजन लोगे वो आप खुद अपने माइंडसेट, अपनी नॉलेज के हिसाब से लोगे, वही एनलाइटनमेंट है। इसलिए हम लोग फैसिलिटेटर हैं, डिसाइडर नहीं है आपके। डिसाइडर आप लोग खुद है। ठीक है ना? ये इमैनुअल कांत कहता है कि आप सेल्फ इनकर्ड ट्यूटलेज से बाहर आ जाओ, कमिंग आउट ऑफ सेल्फ इनकर्ड ट्यूटलेज। डिपेंडेंसी नहीं रखनी है किसी के ऊपर सोचने में, डिसीजन लेने में। ठीक है ना? तो यही बेसिस बनेगा सेल्फ डिटर्मिनेशन का, जो नेशनलिज्म का कोर कॉन्सेप्ट है, सेल्फ डिटर्मिनेशन। वर्ल्ड वॉर जब पढ़ोगे आप लोग, और वर्ल्ड वॉर के दौरान जो कॉलोनीज हैं, देवर आस्किंग कि हमको सेल्फ डिटर्मिनेशन दो, आप हमको अपना रूल करने के लिए हमें इंडिपेंडेंस दो। ठीक है ना? तो उसका बेसिस यही है, सेल्फ इनकर्ड ट्यूटलेज से बाहर। हम आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। ब्रिटेन के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है। अमेरिका वाले भी बोल रहे हैं, इंडिया वाले भी बोल रहे हैं, अफ्रीकन भी बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो ये एनलाइटनमेंट कह रहा है। तो जो एनलाइटनमेंट के आइडियाज थे, जैसे पॉलिटिकल सोवरेनिटी, ऑटोनॉमी, डेमोक्रेसी, ठीक है, नेचुरल राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, LEF, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का सिंबल है। तो ये एनलाइटनमेंट में लिख लो कौन कौन से आइडियाज हैं। पॉलिटिकल सोवरेनिटी, पॉलिटिकल सोवरेनिटी, फिर एक वर्ड लिखो फ्रेंच रेवोल्यूशन, ब्रैकेट में लिखना। फ्रेंच रेवोल्यूशन में कौन से 3 आइडियाज थे? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, नेचुरल राइट्स, जॉन लॉक सुना होगा। ठीक है? राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं वो। पॉलिटिकल PSIR है ऑप्शनल किसी का? तुम्हारा था तो तुमने पढ़ा होगा जॉन लॉक वगैरह। ठीक है ना? तुम पढ़ोगे। बाकी हिस्ट्री वाला तो कोई नहीं, आई नो। हिस्ट्री ऑप्शनल तो कोई नहीं है। नहीं, मैं तो ठीक है, मेरा छोड़ो ना। तुम लोगों में से कोई नहीं हो। सेल्फ इनकर्ड ट्यूटलेज से बाहर आओ। ठीक है? मेरे ऊपर नहीं, अपनी बात करो। ठीक है? तो एनलाइटनमेंट और ये रेनेसा पीरियड, ये यूरोपियन पीरियड है। तो इंडियन नेशनलिज्म, जो मॉडर्न एजुकेशन होगा, प्रिंट मीडिया होगा, जो बाहर की न्यूज मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी प्रेस के थ्रू, तो उसमें जो आइडियाज आएंगे बाहर से, वो यही वाले आइडियाज हैं, कॉमनली कॉल्ड एज आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट। कॉमनली कॉल्ड एज आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट। उनमें स्पेसिफिकली लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो भी अच्छे अच्छे आइडियाज हैं आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सब क्लियर है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये वाला लिखना नहीं है आपको, अभी लिख लो अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेंस में मॉडर्न के कॉन्टेक्स्ट में मत लिखना। अगर लिखना है तो ये लिखना, एनलाइटनमेंट आइडियाज, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इनकी डेफिनेशन में नहीं जाना, वहां नहीं लिखना, वर्ल्ड हिस्ट्री में यूज हो जाएगा। ठीक है? और कुछ बताओ नेशनलिज्म के बारे में। हाँ, पेंटिंग्स। हाँ, पेंटिंग्स है। पेंटिंग्स जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत माँ, पहाड़ी पेंटिंग तो आपने स्पेसिफिकली बोल दिया, और वो मतलब अपने ही अप्रोच को आपने नैरो डाउन कर दिया। पहाड़ी पेंटिंग आप बोलेंगे तो वो तो पहाड़ी रीजन की है, उत्तराखंड की। एक कॉमन सिंबल बताओ पेंटिंग का जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करे। भारत माता पेंटिंग बेस्ट है। ठीक है ना?
तो इस तरीके से पेंटिंग्स को यूज कर लो। रिलीजन का आपने कॉन्फ्रेंस वाला शिकागो कॉन्फ्रेंस 1893 वो यूज कर लिया। प्लस कुछ पॉलिसीज और भी हैं, जैसे कुछ ऐसी पॉलिसीज होंगी नेगेटिव जो नेशनलिज्म ट्रिगर करेंगी, जैसे ब्रिटिशर्स की लॉर्ड लिटन के दौरान होती है, लॉर्ड लिटन। और कुछ पॉजिटिव सिनेरियोज आएंगे लॉर्ड रिपन के दौरान, RIPON, दो अलग है, ये भाई नहीं है, दोनों अलग अलग है। लिटन LYTTON, ये लिखवाऊंगा मैं। लॉर्ड लिटन ने कुछ नेगेटिव चीजें की जिससे इंडियन नेशनलिज्म ट्रिगर हुआ, ठीक है ना, कॉमन कॉन्शियसनेस ट्रिगर हुआ। और लॉर्ड रिपन ने कुछ पॉजिटिव चीजें की जिससे नेशनलिज्म ट्रिगर हुआ। हाँ, तो ये सब मैं लिखवा दूंगा अभी। एक इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी सुना होगा, क्या था वो? अर्लियर, यस यस। हाँ, पहले क्या था कि यूरोपियंस का कोई भी इशू होगा क्रिमिनल सिविल मैटर का, सो इंडियन जजेस कैन नॉट ट्राई दोज यूरोपियंस, ठीक है। ये बैकग्राउंड है। लॉर्ड रिपन जब आता है 1880 84 अराउंड, ये पीरियड है जनरली। लॉर्ड रिपन क्या करेगा, इल्बर्ट बिल लेकर आएगा। इल्बर्ट एक मेंबर है जो बिल ये प्रपोज करेंगे, और लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल। तो ये इल्बर्ट बिल से क्या होगा कि इंडियन जजेस कैन ऑल्सो ट्राई यूरोपियंस। अब ये कोलोनियलिज्म के उल्टा नहीं हो गया है? कोलोनियलिज्म में अल्टीमेट डिसाइडर कौन होगा? यूरोपियंस, ब्रिटिशर्स। और यहां पर एनलाइटनमेंट की क्या बात है, आप खुद डिसाइड करेंगे, तो इंडियंस भी तो कर सकते हैं ना डिसाइड सिविल लॉस क्रिमिनल लॉस को। तो इंडियंस इंडियन को डिसाइड करें, उनके इश्यूज को डिसाइड करें, वो तो ठीक है, बट यूरोपियंस को नहीं करेंगे। इल्बर्ट बिल ने ये रिवर्स कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इंडिया जो यूरोपियन मीडिया है, इंग्लिश मीडिया है, उसने एक मूवमेंट चला दिया अगेंस्ट लॉर्ड रिपन कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, कि इंडियंस कैसे कर सकते हैं, हम तो उनको अनसिविलाइज्ड बोलते हैं, बारबेरियन बोलते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग को कैसे ट्राई कर सकते हैं। तो मूवमेंट हुई, अल्टीमेटली ये इल्बर्ट बिल एंड हो गया। एंड इन द सेंस नॉट कि कंप्लीटली एंड कर दिया, अमेंडमेंट्स कर दिए इस तरीके से कि पूरा नेचर ही चेंज हो गया उसका, कि इंडियन जजेस ट्राई नहीं करेंगे, एक ज्यूरी बनेगी, ग्रुप ऑफ पीपल बनेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, और वो लोग ट्राई करेंगे यूरोपियंस को, ठीक है। ये बैकग्राउंड है सारा। फिर कुछ डिबेट्स हैं इंडियन नेशनलिज्म की, कोई बोलेगा कि ये लोकल था, कोई बोलेगा इट वाज चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश राज, मतलब इंडियन नेशनलिज्म जो इंडिया में आया वो चाइल्ड था ब्रिटिश राज का, मींस यूरोपियंस कह रहे हैं, यूरोपियन हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि हम लोगों ने ही आपको सिखाया नेशनलिज्म, आप लोग नहीं जानते थे, ठीक है ना। इंडिया नेशन भी नहीं था, ठीक है। तो वो आर्ग्यूमेंट्स हैं, डिबेट्स हैं, तो वो मैं लिखवा दूंगा कुछ कुछ। और क्या है इसके अलावा कुछ नेशनलिज्म में? फिर नेशनलिज्म का अल्टीमेट सिंबल बनेगा INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना। ड्रेन ऑफ थ्योरी तो पता ही होगी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या थी, किसकी थी? यस, इस सरप्लस, ठीक है। तो एक बुक भी लिखी थी उन्होंने, नाम क्या था उसका? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश, UN, अन अलग से नहीं है, सेम एक वन वर्ड है ये, अन ब्रिटिश। ये वर्ड भी समझ लो, इसका मीनिंग क्या है? हाँ, तो एक हो गया ब्रिटिश रूल, ठीक है, जो इंग्लैंड में भी है। इंडिया के लिए बोल रहा है ये दादा भाई नौरोजी कि अन ब्रिटिश है। हाँ, जो जो इंग्लैंड में चल रहा है, इंग्लैंड में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, सब चल रहा है। इंडिया में ये नहीं है, तो उसको क्या वर्ड यूज किया इन्होंने, अन ब्रिटिश। और उसी के अंदर फिर थ्योरी क्या दी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है ना। चलो अब लिखो। क्लियर हो गया इंडियन नेशनलिज्म का बैकग्राउंड, एनलाइटनमेंट, रेनेसां, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, रेलवेज, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सब। अब लिख लो, डिक्टेट करा देता हूं मैं। हेडिंग दो, फैक्टर्स लीडिंग टू बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। फैक्टर्स लीडिंग टू बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। जब भी ये वर्ड आए ना, ISM, इज्म, ठीक है ना, आइडियोलॉजी, इसका मीनिंग क्या है, आइडियोलॉजी।
अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, कंट्री, स्टेट और नेशन, ये तीन वर्ड है। कंट्री, कंट्री, स्टेट, यूपीएससी ने पीटी में एक बार टच किया है इस कॉन्सेप्ट को। कंट्री एक होता है, एक स्टेट होता है, एक नेशन होता है। बताओ अब मुझे, कंट्री क्या होती है? देश, स्टेट भी देश, नेशन भी देश। तो अब वो स्टेट में होता है, वो स्टेट है। कंट्री, हाँ, स्टेट, स्टेट और कंट्री बताओ, उससे पहले आ जाते हैं थोड़ा सा। नहीं, वो भी स्टेट के अंदर आएगा। देखो तुमने पॉलिटिकल बोल दिया, तुमने क्या बोला, पॉपुलेशन, सोशल बोल दिया, और कोई डायमेंशन होते हैं? नहीं, वो तो ये हो गया। यस, ज्योग्राफी। कंट्री इज ज्योग्राफी स्पेसिफिक। ये लिख लेना, अलग से नहीं लिखवाऊंगा मैं। कंट्री इज ज्योग्राफी स्पेसिफिक। स्टेट, ये पॉलिटिकल है। टेरिटरी तो यहां से मिल गई, उसमें फिर कुछ गवर्नमेंट आ गई। अब इंडिया, कंट्री तो पहले से ही थी, ज्योग्राफी है स्पेसिफिकली। स्टेट तो कॉलोनियल स्टेट भी था, क्योंकि टेरिटरी भी है और गवर्नमेंट भी है, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अलग चीज है, गवर्नमेंट है। नेशन क्या है? कल्चरल, कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। ये काम आएगा वैसे इन जनरल भी, इंटरव्यू में, एसेज में, वहां पे काम आएगा, ठीक है ना। नेशन तो लिखवाऊंगा मैं अच्छे से, ठीक है, नेशन अभी छोड़ो, नेशन में लिखवाऊंगा। एक इंट्रोडक्शन लिख लो, इंडियन नेशनलिज्म पे कोई कॉन्सेप्ट बनेगा, कोई क्वेश्चन बनेगा, तो एक जनरल इंट्रोडक्शन। इंडिया इज, इंडिया इज, इंडिया इज वन ऑफ द, इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट civilization. Number of kingdoms, comma, number of kingdoms and empires, number of kingdoms and empires emerged on Indian soil, emerged on Indian soil. But the emergence of Indian nationalism, but the emergence of Indian nationalism in later half, in emergence of Indian nationalism in later half of 19th century, later half of 19th century was a watershed process, was a watershed process. लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी का क्या मीनिंग है? यस, 1852। क्लियर है ना, ये तो इनमें तो डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट लिखो, नेशन इज अ कल्चरल कॉन्सेप्ट, नेशन इज अ कल्चरल कॉन्सेप्ट और आइडियोलॉजी, that is common collective cultural consciousness. देखो वर्ड क्या है, कॉमन, सबके लिए कॉमन है, कलेक्टिव है सबके लिए,
कल्चरल है और कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस डज नॉट मीन्स कि कुछ इवेंट वहां हो रहा है तो आप भी एक्शन लेंगे। मीनिंग है कि आपको मेंटल मेकअप को, माइंड को वो अफेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मणिपुर राइट्स अभी चल रहे हैं, तो वो सबको इम्पैक्ट कर रहे हैं मेंटली। हम वहाँ नहीं हैं, कभी गए भी नहीं हैं, कोई इशू नहीं है। चाइना का इशू अरुणाचल प्रदेश लैंड कैप्चर के ऊपर है, बट इम्पैक्ट कर रहा है हमको। तो वो क्या है? कॉमन कलेक्टिव कल्चरल कॉन्शियसनेस। उनकी एथनिसिटी अलग हो सकती है, वहाँ के लोगों की, मणिपुर की एथनिसिटी अलग हो सकती है, लेकिन कॉन्शियसनेस, कल्चरल कॉन्शियसनेस सबका एक है। अब ये है जनरल डेफिनेशन। अब इसमें डिबेट्स बहुत सारी हैं। आप बोलोगे सर कलेक्टिव तो है ही नहीं और कॉमन भी नहीं है। कॉमन क्यों नहीं है? क्योंकि सबके रिलीजन अलग है, हिंदू मुस्लिम सिख सब अपना अपनी बात करते हैं। ठीक है, कलेक्टिव भी नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, या कोई एंटी, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट वालों को हम किसी पर्टिकुलर नाम से बोलेंगे, तो वो कॉमन भी नहीं हुआ, कलेक्टिव भी नहीं हुआ। तो ये इश्यूज हैं, इश्यूज में हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं। इश्यूज फिर मल्टीपल हैं। ठीक है, हिस्ट्री में क्या है ना, हर पॉइंट को आप काउंटर कर सकते हो, हर पॉइंट को, फैक्ट को भी काउंटर कर सकते हो आप, बट उसके लिए एक सोर्स होना चाहिए। ठीक है ना, कोई सड़क किनारे मैगजीन उठा के उसने वो नहीं। एनसीईआरटी ठीक है, एनसीईआरटी तक ठीक है। चलो, क्या लिखवा है लास्ट स्टेटमेंट बोलना जरा। यस, दैट citizens believe that they are part of one larger family. They are part of one larger family. Factors related to nationalism in India. हेडिंग दो, हेडिंग। फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमने इतनी देर से डिस्कशन किए 1 घंटे से, तो वो अब डिक्टेट करा दूंगा। देखिए, कोई भी फैक्टर एक, फॉर एग्जांपल मैं कम्युनिकेशन में लिखवा रहा हूं तो वो इकोनॉमी में भी आ सकता है, पॉलिटिकल में भी आ सकता है, इंटर रिलेटेड है सब। ठीक है ना। फर्स्ट लिखो, सब हेडिंग दो एक, रोल ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर, रोल ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ colonial rule, role of negative character of colonial rule। इसमें सब पॉइंट दो। फर्स्ट, exploitation by colonial masters, exploitation by colonial masters। एग्जाम्पल, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये 1-2 एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट लिखो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसी का नेक्स्ट सब पॉइंट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ट्रिगर्ड कॉमन कॉन्शियसनेस, ट्रिगर्ड कॉमन कॉन्शियसनेस। एग्जाम्पल, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल ये कराऊंगा अलग से, ठीक है, अभी सिर्फ एग्जाम्पल नोट कर लो। ब्रिटिश टाइम की कोई मूवी देखोगे आप तो उसमें एक बहुत कॉमनली चीज़ यूज़ करते हैं कि जो ब्रिटिश का कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर यूरोपियंस रह रहे हैं, ब्रिटिशर्स रह रहे हैं, वहाँ बाहर एक पोस्टर लगा होता है कि एनिमल्स या डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ठीक है ना, तो ये क्या था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, सेग्रीगेशन। मुंबई में आज कभी जाओ तो देखना वहाँ अलग अलग कॉलोनीज बनी हुई हैं कि ये वाइट कॉलोनी है, ये ब्लैक कॉलोनी है, इस तरीके से। यस, उसमें भी है डॉग्स और इंडियंस आर नॉट अलाउड, इस तरीके से। ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट लिखो, रोल ऑफ, हेडिंग दो, रोल ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ ब्रिटिश रूल,
रोल ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ ब्रिटिश, हाँ पॉजिटिव, इनका काउंटर भी हो जाएगा बाद में। रोल ऑफ, तुम लेट आई थी ना, इसके ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी। रोल ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। नेगेटिव में दो बहुत है, नेगेटिव तो फिर सारे ही हैं, अभी लिखवाऊंगा बहुत सारे, वो सभी नेगेटिव हैं, कुछ कुछ स्पेसिफिकली लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें पॉजिटिव में लिखो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया बाय एनेक्सेशन एंड सब्जुगेशन, बाय एनेक्सेशन एंड सब्जुगेशन। दोनों में डिफरेंस बताओ जरा, एनेक्सेशन और सब्जुगेशन। एनेक्सेशन मीन्स कंप्लीटली एंड कर देना लोकल रूल को और अपना सिस्टम एस्टैब्लिश कर लेना। यस, सब्जुगेशन मीन्स हमारी छत्र छाया में आ जाओ, आप सुजरैनिटी में आ जाओ। हाँ वो ट्रिब्यूट, हाँ ट्रिब्यूट हमें सेंड करो, ठीक है। मुगल वो भी यही सब्जुगेशन करते थे, ठीक है, कुछ कुछ एरियाज को एनेक्स किया, तो इन्होंने भी एनेक्सेशन का एग्जाम्पल दो। अवध, पंजाब, झांसी, मराठा वाला रीजन, बहुत सारे। सब्जुगेशन वाला एग्जाम्पल दो। 562 प्रिंसली स्टेट 1947 में, तो 562 जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो सब्जुगेटेड थे, उनका रूलर थे अपने, ठीक है ना, बट अंडर द सुजरैनिटी ऑफ क्राउन। हैदराबाद, ठीक है ना, हैदराबाद बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट लिखो यूनिफॉर्म मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट सब पॉइंट, यूनिफॉर्म मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिफॉर्म मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या क्या होगा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में? कॉमन जुडिशरी, कॉमन ब्यूरोक्रेसी, लिख लो एग्जाम्पल। ऑल्सो ट्रिगर्ड कॉमन कलेक्टिव कल्चरल कॉन्शियसनेस, ठीक है, वही वर्ड। इसको कोई एक्सप्लेन करेगा कैसे? कॉमन जुडिशरी, कॉमन ब्यूरोक्रेसी, कॉमन लॉज, इसने कॉमन कलेक्टिव कल्चरल कॉन्शियसनेस कैसे ट्रिगर किया, मींस नेशनलिज्म ट्रिगर कैसे किया? यस, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक दोनों हो आप, लेकिन थोड़ा सा नैरो है, ठीक है। एक ब्रॉड ये है कि फॉर एग्जांपल एक मणिपुर से है, एक कश्मीर से है, एक साउथ इंडियन है, कुछ पंजाबीज हैं, कोई सेंट्रल इंडिया के हिंदी स्टेट से है, सबके ऊपर एक कॉमन जज दिख रहा है, और वो जज जो है वो यूरोपियन है। तो उनको ये दिख रहा है कि हमारे ऊपर जो सिस्टम एस्टैब्लिश है वो सबका कॉमन है। पहले अलग था, पहले उधर मुगल्स का था, इधर मराठास का था, नीचे मैसूर वालों को अलग था। अब एक कॉमन जुडिशरी, कॉमन ब्यूरोक्रेसी आ गई, ठीक है ना। वो भी ठीक है, आपका कास्ट पंचायत जो आपने बोला वो भी ठीक है, ठीक है ना, इसी के अंदर आ जाएगा बस सब। नेक्स्ट लिखो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये डिस्कस किया था हमने। हाँ, इसी में रोल ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स में नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड है। कॉमन मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल क्या है इसमें? टेलीग्राफ, रेलवेज, रोड्स। इसी में आगे लिखना दे इम्प्रूव्ड geographical proximity, they improved geographical proximity of Indians। इसी में आगे लिखो फिर Indians can travel and perceive common elements in different cultures, perceive, Indian can perceive, yes, perceive common elements in different cultures। मैं समझाऊंगा इसको, लिख लो पहले ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करो कोई। रेलवे को एज एन एग्जांपल लो, पहले नॉर्थ ईस्ट था, उधर कश्मीर है, नीचे साउथ इंडिया है, ठीक है, मद्रास है, बॉम्बे प्रोविंस है, ये पहले बहुत दूर दूर है। क्यों? क्योंकि बुलक कार्ट से जाना है हमको, पैदल वॉक करके जाना है। अभी रेलवे से
प्रॉक्सिमिटी इंक्रीज हो गई, क्लोज आ गए। पहला पॉइंट ये था, सब पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये था कि कॉमन, ये परसीव कर रहे थे कॉमन एलिमेंट्स को बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई नॉर्थ ईस्ट से ट्रेवल करके आ रहा है या बंगाल से ट्रेवल करके बॉम्बे आया, तो उन्होंने ये देखा कि हमको ऐसा लग रहा था बंगाली अलग है, मराठास अलग है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हैं, जैसे पंचायत सिस्टम, वहां भी होगा यहाँ भी होगा। तो ये नेशन नहीं बना रहा है, एक आइडियोलॉजिकल सेंस में, एक प्रैक्टिकल सेंस में नेशन तो बन रहा है ना। पंचायत सिस्टम लाहौर में भी यूज हो रहा है। ऐसे बहुत सारे कॉमन एलिमेंट्स होंगे। कोई टर्बन पहन रहा है तो टर्बन वहां भी पहन रहे हैं, उधर भी पहन रहे हैं, स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन कॉमन एलिमेंट्स है। यही पॉइंट है, ठीक है। इसी में सब पॉइंट लिखो। दे ऑल्सो हेल्प्ड, दे ऑल्सो हेल्प्ड फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये बताओ, एक्सप्लेन करो। हाँ, एग्जाम्पल्स के। यस, एग्जाम्पल। यस, जैसे एग्जाम्पल, यस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले क्या था, बंगाल में बंग भाषा प्रकाशिका सभा, वो बनी। बॉम्बे रीजन में प्रार्थना सभा बन रही है या दूसरा बन रहा है। लोकल रीजनल ग्रुप्स बन रहे थे। रेलवेज टेलीग्राफ से क्या हुआ, इंटरकनेक्शन बढ़े, प्रॉक्सिमिटी बढ़ी, तो ट्रैवल कर सकते हैं ये लोग। तो फिर क्या बनेगा, ऑल इंडिया कांग्रेस, ऑल इंडिया किसान सभा। तो ऑल इंडिया ये भी है कल्चरल कॉन्शियसनेस। ठीक है ना, समझ आ गया ये पॉइंट सबको। नेक्स्ट लिखो, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, नहीं, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, वो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, उसमें एक एग्जाम्पल लिख लो, ऑल इंडिया किसान सभा हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, बहुत सारे हैं। मद्रास महाजन सभा जो है वो रीजन स्पेसिफिक है, मद्रास। बॉम्बे की जो सभाज हैं वो रीजन स्पेसिफिक बॉम्बे की हैं। तो अभी हम करेंगे कि आईएनसी से पहले क्या क्या हो रहा था, जब नेशनलिज्म कवर कर लेंगे फिर हम देखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो 1885 में, 1857 हमने कर लिया। तो इन बिटवीन जो पीरियड चल रहा है वो नेशनलिज्म का पीरियड है। तो चेंजेस कैसे हो रहे हैं, अभी हम इसके बाद करेंगे, इस टॉपिक के बाद, कि कौन कौन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे जो फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी में हेल्प करते हैं बाद में। ठीक है, कॉन्शियस मतलब आइडियोलॉजी लेवल पर, समझ रहे हो। तो उसमें मद्रास महाजन सभा भी होगी, बॉम्बे के कुछ यूनिट्स होंगे, ऊपर राजा राम मोहन रॉय ये बंगाल में काम कर रहे हैं। ठीक है, उनकी यूनिट्स, राजा राम मोहन रॉय की तो डेथ हो जाएगी। प्रिंटिंग प्रेस लिखो, प्रिंटिंग प्रेस एक्सप्लेन करो कैसे होगा। आप लोगों ने तो कर दिया, आप लोग थोड़ा सा कर दो। यस, फर्स्ट लिखो, फर्स्ट पॉइंट, इट लेड टू इंटेलेक्चुअल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, इंटेलेक्चुअल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। सेकेंड पॉइंट लिखो, इवेंट इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री, इवेंट इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री witnessed witnessed reaction in other part of the country, in other parts। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, सब पॉइंट इसी में, helped in exchange of thoughts, helped in exchange of thoughts। नेक्स्ट लिखो, पावरफुल सोशल इंस्टीट्यूट, पावरफुल सोशल इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये पॉइंटर्स समझ आ रहे हैं सबको, सब पॉइंटर्स समझ आ रहे हैं। पहला क्या था, फर्स्ट इंटेलेक्चुअल यूनिफिकेशन, ठीक है, और सेकंड, यस, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स जब लिखो तो वहां सेल्फ डिटर्मिनेशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी क्या होती है वो लिख लेना, एग्जाम्पल। लास्ट पॉइंट क्या था, यस, इसको बताओ जरा मुझे, कैसे।
यस, ठीक है। जैसे सती लॉ, विडो री मैरिज एक्ट, शारदा एक्ट, ठीक है, चाइल्ड मैरिज के ऊपर जो भी चीज़ें चल रही हैं, रिलीजन स्पेसिफिक कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो उनको पेपर में डिस्कस किया जाएगा। तो वो एक कॉमन कल्चरल कॉन्शियस, देखो न्यूज़पेपर, अभी न्यूज़पेपर बंगाल में छप रहा है, उसका एक ट्रांसलेशन बॉम्बे में छप रहा है, तो माइंड इंटेलेक्चुअल लेवल पर यूनिफिकेशन कर रहा है। जोग्राफिकली तो यूनाइटेड है, बट पता नहीं है हमको। पता कौन कराएगा हमको? रेलवेज, कि हम लोग पास में हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल यूनिफिकेशन कौन कर रहा है? प्रेस। अब प्रेस को आप एजुकेशन में भी डाल सकते हो, लेकिन मैं एजुकेशन का अलग से लिखवाऊंगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़े, एग्जाम्पल लिख लो, इसमें एग्जाम्पल लिख लो। हरीश चंद्र मुखर्जी, हरी, हाँ प्रेस वाले में एग्जाम्पल, हरीश चंद्र लिखो, हरीश चंद्र एडवोकेटेड स्वदेशी, एडवोकेटेड स्वदेशी। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी पब्लिश्ड, इस एक और एग्जाम्पल, पब्लिश्ड आनंद मठ, आनंद मठ, ब्रैकेट में लिख लेना वंदे मातरम, BANDE, बंदे, वंदे बोलते हैं हम लोग, लेकिन बंगाली में बंदे, BANDE, वंदे मातरम, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग दो, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन बाय 3 एजेंसीज, इसी में आगे लिख लेना, बाय 3 एजेंसीज। कौन कौन सी एजेंसीज थी जो वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट कर रही थी? एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक क्रिश्चियन मिशनरीज, और एक सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है ना। 3 एजेंसीज कौन कौन सी है वेस्टर्न एजुकेशन की? ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्रिश्चियन मिशनरीज, अब शॉर्ट फॉर्म यूज किया करो नोट लिखते में, CM, BG, ठीक है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, SRM। एक आर्ग्यूमेंट लिखो, मैकॉले आर्ग्यूड, मैकॉले माइन्यूट तो सुना होगा, क्या था? हाँ, क्या था वो? इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज में, दो चीज़ है, वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है। फिर उसमें डिबेट्स हैं, एंजलिसिस्ट, ओरिएंटलिस्ट, कंट्रोवर्सी सुना होगा इससे पहले, ठीक है ना। तो वो हो गया होगा, एजुकेशन वाला हो गया होगा तुम्हारा, 1857 से पहले करवाते हैं उसको। इसमें लिखो मैकॉले का आर्गुमेंट लिखो, मैकॉले लिख लोगे? लिखो, तो मैकॉले का आर्गुमेंट लिखो, अ क्लास ऑफ पर्सन, अ क्लास ऑफ पर्सन, अ क्लास ऑफ पर्सन, इंडियन इन ब्लड, इंडियन in blood and color, Indian in blood and colored, but English, but English in taste, comma opinions, English in taste, comma opinions, comma morals, comma morals। कौन 3 वर्ड लिखवाए मैंने लास्ट में, बताना जरा? टेस्ट, ओपिनियन, ये थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर, डिक्टेट नहीं कराऊंगा मैं, अभी लिख लेना साथ के साथ। टेस्ट का मतलब क्या है? यस, तो इससे क्या होगा? यस, इंग्लिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की प्रेफरेंसेस बढ़ेंगी, डिमांड, इकोनॉमी का बेस, जो बेस है वो क्या है? डिमांड क्रिएट करना। तो इस इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू ये क्या करना चाह रहे थे? टेस्ट डेवलप करना चाह रहे थे। चलो, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो टेस्ट से क्या होगा? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है इंग्लैंड में, रॉ मटेरियल तो मिल रहा है उनको, अब उसका जो मार्केट, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उसके लिए मार्केट चाहिए, तो ये मार्केट बना रही है टेस्ट। ये उसका आइडिया है कि आप वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट करो, उससे ये होगा। दूसरा ओपिनियन, ये बताओ। आइडियोलॉजिकली वो लोग सपोर्ट करेंगे ब्रिटिश रूल को कि यही अच्छा है, ठीक है। आइडियोलॉजी, ये लिख लेना, आइडियोलॉजी। यस, यस, समझ गए।
ठीक है, आइडियोलॉजी, दे विल बी द सपोर्ट बेस और ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म्स। ठीक, कल लिखवाए थे हम। तो वही सब चीज, आइडियोलॉजी, ओपिनियन। एक है मोरल्स। मोरल्स कौन से? ब्रिटिश मोरालिटी या क्रिश्चियन मोरालिटी। ठीक है, तो उससे क्या होगा? कन्वर्जन। समझ आ रहे हो ना? ये 3 वर्ड्स के अंदर पूरा मैंने इनकी बेसिक, जो बेसिक चीज है, मैकॉले का आर्ग्यूमेंट या ब्रिटिश रूल का आर्ग्यूमेंट, तीनों वर्ड्स के अंदर है। क्लियर है? बताओ। क्योंकि वो ट्रेडर्स थे, वो ज्यादा फोकस कर रहे थे ट्रेड के ऊपर। देखो, एक होता है बहुत अच्छे से फोर्सफुली करना, एक होता है ग्रेजुअली करना। तो ये ग्रेजुअली था, वो ये नहीं बोल रहे कि हम आपको कन्वर्ट कर रहे हैं, वो आपको इम्बाइब ही ऐसे आइडियाज करवा देंगे कि आप खुद मूव करें। पुर्तगीज क्या कर रहे थे? बेस्ड ऑन सॉर्ड। ठीक है ना, पुर्तगीज ने गोवा में सीधा यही किया था, सीधा बेस्ड ऑन सॉर्ड उन्होंने कत्लेआम मचाकर रिलीजन कन्वर्जन करवाया था। इसलिए पुर्तगीज के अगेंस्ट रिएक्शन भी हुआ था बहुत ज्यादा, चाहे वो मुगल्स ने किया हो या लोकल बीजापुर किंगडम्स ने किया हो या मैसूर वालों ने किया हो। ये सब लोग अगेंस्ट थे, शिवाजी अगेंस्ट थे पुर्तगीज के इनिशियली। ठीक है, फिर पॉलिटिक्स होती है बाद में। तो वो डायरेक्ट था, दिख रहा था, ओपन था। इनका ओपन में नहीं है, बट काम वही हो रहा है। ठीक है, प्लस एक चीज और भी है कि ये ओपनली आ भी नहीं सकते, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए ट्रेडिंग कंपनी है। जो पुर्तगीज की कंपनी थी या फ्रेंच कंपनीज थी, वो गवर्नमेंट की कंपनीज थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी होगी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने प्रॉफिट के ऊपर फोकस करेगी, तो रिलीजन में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेगी, एटलीस्ट डायरेक्टली। इनडायरेक्टली चीजें चलती रहेंगी। चार्टर एक्ट आएगा 1813 में, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो गई, 64 में बक्सर हो गई। पहला चार्टर जो क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउड करेगा वो करेगा 1813 में, मींस ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के बाद। तो 50 साल तक उन्होंने फोकस ही नहीं किया। इवन दे फोकस्ड ऑन ओरिएंटलिज्म। वॉरेन हेस्टिंग, उनकी पॉलिसी थी ओरिएंटलिज्म, कि इंडियन रिलीजन, इंडियन कल्चर को पढ़ो फिर इनको रूल करो। ठीक है, बाद में पॉलिसी चेंज होगी, मैकॉले जब आएगा, विलियम बेंटिंक जब आएगा, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ये जो फिलोसफिकल वर्ड मैं यूज कर रहा हूं ना, ये यूज करना है आप लोगों को, तभी आंसर अलग होगा। क्योंकि ये सब पॉइंट कि वो इंग्लिश एजुकेशन आ गया, इंडियन प्रेस आ गया, ये तो सभी लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये जो साइड वाली नॉलेज होती है लिख लिया करो। क्या लास्ट क्या लिखवाया था मैंने? अब ये तो हो गया एक जनरल आर्ग्यूमेंट, मैकॉले का आर्ग्यूमेंट क्या था कि क्यों एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि पॉजिटिवली कैसे इसने रोल प्ले किया इंडियन नेशनलिज्म को ट्रिगर करने के लिए। उसी के सब पॉइंट्स लिखो। फर्स्ट पॉइंट, इंडियंस केम इंडियंस केम इन कांटेक्ट ऑफ बॉडी ऑफ थॉट्स। इंडियंस केम इन कांटेक्ट ऑफ बॉडी ऑफ, ऐसे ही लिखना वर्ड्स, बॉडी ऑफ थॉट्स। वो बॉडी ऑफ थॉट्स कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, अगेन पॉलिटिकल मॉडर्निटी के जो कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी। एग्जांपल लिख लो, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को तो लिखा करो LEF बस। ठीक है, बाकी डेमोक्रेसी लिख लो। क्योंकि ये अब क्या करेंगे, जो इंग्लिश बुक है, वेस्टर्न एजुकेशन की जो बुक्स हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, प्लस ये ब्रिटेन में जाके पढ़ेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं ब्रिटेन में? ऑक्सफोर्ड है, वहां जाकर ये पढ़ेंगे। तो वहां पर तो यही सब चीजें पढ़ाई जा रही है ना। ठीक है, येल यूनिवर्सिटी किधर, यूएस में है शायद, यूएस में है ना येल। ठीक है ना, वो फुकरे मूवी में बोलता है ना, येल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बॉडी ऑफ थॉट्स इसमें लिख लो, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, LEF। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इंटरनेशनल, इसी में इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक जर्मन यूनिफिकेशन एंड इटालियन यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन एंड इटालियन यूनिफिकेशन emboldened Indians। एक और पॉइंट लिख सकते हो, वैसे कॉमन ही है या जो पहले लिखा था।
हाँ, एम्बोल्डेंड इंडियंस, कि वो यूनिफाई कर सकते हैं, इटली यूनिफाई कर रहा है अपने आप को, तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सेट हो रहा है ना। नेक्स्ट लिखो, दे केम इन कॉन्टेक्ट ऑफ, दे केम इन कॉन्टेक्ट ऑफ आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट, आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट। अगेन वो जो ऊपर लिखवाया हूं वही चीज है, बस ये एनलाइटनमेंट मुझे टर्म देना था आपको। ठीक है, अब एजुकेशन में बहुत सारी चीजें लिख भी सकते हो, जैसे जो भी प्रेस वाले पॉइंट है वो भी आ सकता है यहाँ पर। अगर स्पेसिफिकली एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो जितने भी ऊपर प्रेस वाले पॉइंट है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वाले पॉइंट्स हैं, सब इसी के अंदर डाल देना एजुकेशन में, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। क्लियर है? तो 2-3 पॉइंट यहाँ हो गए, कुछ पॉइंटर्स वहां से उठाओ। नेक्स्ट लिखो, एक एक और लिखो, इसी में लिखो, द वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस, the western educated Indians witnessed differences in political freedom of English people in England with their Indian counterparts, with their Indian counterparts। ये पॉइंट क्लियर है? एक्सप्लेन किया था मैंने पहले, जो डिफरेंसेस हैं इंग्लैंड में लोगों के इंडियन काउंटर पार्ट्स, वहां पर जो रेजिडेंट है इंग्लैंड में और जो इंडिया के रेजिडेंट है, मीन्स हम लोग, ठीक है ना, उनके राइट्स में डिफरेंसेस हैं। उनको ज्यादा पॉलिटिकल फ्रीडम है, हम लोग को तो कॉलोनियलिज्म चल रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, इसी में इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, एजुकेटेड, इसी में पॉइंट लिखो, एजुकेटेड इंडियंस, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग में ही एक्सटेंड करना है। एजुकेटेड इंडियंस gave the idea of un-British rule, comma, drain of wealth, un-British rule, drain of wealth, and understood the concept of colonialism, understood the concept of colonialism। इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग में ही आगे फर्दर लिखना है। They inquired about Indian past और हिस्ट्री। इस वाले पॉइंट को यहीं छोड़ देना, ये आगे कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो, रोल ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, रोल ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन ट्रिगरिंग नेशनलिज्म। अच्छा, ये उसके अंदर नहीं है, ध्यान रखना, पॉजिटिव, जो पॉजिटिव रोल चल रहा था ब्रिटिश का, उसके अलग है ये वाला पॉइंट। हाँ, वेस्टर्न एजुकेशन खत्म हो गया। अगर कोई वेस्टर्न, एक सेकेंड, वेस्टर्न एजुकेशन का कोई भी क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली आता है कि वेस्टर्न एजुकेशन ट्रिगर्ड इंडियन नेशनलिज्म, ऐसे कोई क्वेश्चन आए, तो उसके लिए जितने भी प्रेस वाले पॉइंटर्स हैं, सोशल रिफॉर्म वाले पॉइंटर्स हैं, एजुकेशन वाले तो दे ही दिए मैंने 2-3, वो सब कंबाइन कर देना, क्योंकि सब इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। ठीक है, क्या पूछ रहे थे आप? इन ट्रिगरिंग इंडियन नेशनलिज्म, आईएन लिख दो, इन ट्रिगरिंग आईएन इंडियन नेशनलिज्म। फर्स्ट पॉइंट लिखो, एसआरएम लिखना, पूरा नहीं, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एसआरएम क्रिएटेड फेवरेबल एनवायरमेंट इन इंडियन सोसाइटी, इसी में आगे लिखो, दे कंडेम्ड divisive elements, they condemned divisive elements like casteism, untouchability, they condemned divisive
DIVISIVE, डिविजिव एलिमेंट्स लाइक कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, ठीक है, एंड हाईलाइटेड कॉमन एलिमेंट्स, हाईलाइटेड कॉमन एलिमेंट्स। इसी में आगे लिखो दैट इज दे डेमोक्रेटाइज्ड इंडियन सोसाइटी, दे डेमोक्रेटाइज्ड इंडियन सोसाइटी। अब देखो इसका हर पॉइंट आप काउंटर कर सकते हो, ठीक है ना, कि इंडियन सोसाइटी फिर भी कास्ट बेस्ड ही थी, काउंटर कर सकते हो, हाँ, लेकिन यह कि कितने एक्सटेंट पे इन्होंने इंप्रूवमेंट लाया, तो वो है कोई भी पॉइंट हिस्ट्री का जो भी मैं पॉइंटर्स बताता हूं ना, सब्जेक्टिव पॉइंट जो होते हैं सबको काउंटर कर सकते हो आप, ठीक है ना। इसी में फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सोशल रिफॉर्म में ही दे एग्जामिन्ड ट्रेडिशनल बिलीफ्स, they examined traditional beliefs in the light of new knowledge। समझ लो थोड़ा सा, इंडियन रेनेसा पढ़ते हैं इसको, लिखने में अलग है, ठीक है ना। इंडियन रेनेसा का मीनिंग है कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों को कंबाइन करना है। कहीं अगर बनाना हो तो ये फ्लो चार्ट बना सकते हो, मॉडर्निटी प्लस ट्रेडिशन। मॉडर्निटी फॉर एग्जाम्पल स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या बोला था, गो बैक टू वेदास, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ट्रेडिशन। मॉडर्निटी में उन्होंने क्या बोला था, मॉडर्न एजुकेशन, जो बाद में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स बनते हैं, DAV को स्कूल्स है ना। प्लस एक और एग्जाम्पल है आर्य समाज मंदिर, पता है ना, उसमें क्या है, अपार्ट फ्रॉम की कास्ट डिस्टिंक्शन है तब भी आप शादी कर सकते हो वहां पर जाकर, ठीक है। तो इंडियन रेनेसा मैंने डिस्क्लेम भी कर दिया साथ के साथ। और क्या है, जैसे राजा राम मोहन रॉय है, मॉडर्न एजुकेशन की बात करेंगे, साइंस की सर सैयद अहमद खान मुस्लिम्स में, पर्शियन इसमें जोरास्ट्रियंस में दादा भाई नरोजी हो गए, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये हो गया होगा, कर लिया ना आप लोगों ने, मॉडर्न उसमें सोशल रिफॉर्म हो चुका है, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय क्या बोलेंगे, मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, ठीक है, प्लस उपनिषद के ऊपर फोकस करेंगे, वेदांता के ऊपर फोकस करेंगे। तो अगेन मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, ठीक है, इंडियन ट्रेडिशन इन द लाइट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ये यही पॉइंट लिखवाया ना मैंने, ठीक है। स्टेटमेंट बोलना लास्ट वाली, यस। अब इसमें थोड़े सब पॉइंटर्स लिखो, राजा राम मोहन रॉय, हाँ इसी में कंटिन्यूटी में लिखो, राजा राम मोहन रॉय, हाँ इनके आगे लिखना फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट लिखो स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके आगे लिखो gave the concept of स्वराज, नेक्स्ट लिखो स्वामी विवेकानंद, इनके आगे लिखो सेंस ऑफ प्राइड, स्वामी विवेकानंद, सेंस ऑफ प्राइड, ये मैंने एक्सप्लेन किया था पॉइंट, याद है क्या क्या बताया था, अभी बताया था क्लास में शुरू में। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी 1893 शिकागो में, तो वहां पर जो स्पीच दी थी, हाँ स्पीच जो दी थी इंटरफेथ डायलॉग के ऊपर, टॉलरेंस के ऊपर, वेदांता के ऊपर, तो वो ट्रिगर्ड सेंस ऑफ प्राइड अमंग इंडियंस। क्योंकि अभी तक क्या बोला जा रहा था कि इंडियन रिलीजन एक डार्क इन्वायरमेंट है, डार्क फेज है, उन्होंने वहां जाकर प्रूव किया उल्टा उसका, कि स्पिरिचुअल भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है ना, क्लियर है। जब जब फर्स्ट वर्ड यूज करते हैं वो प्लेटफॉर्म पर जाकर सामने, तो बोलते हैं
सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये पहली लाइन होती है उनकी, स्वामी विवेकानंद की। तो स्टैंडिंग ओवेशन होता है 2 या 3 मिनट का, पहले वर्ड्स के ऊपर ही। तो ये सेंस ऑफ प्राइड देता है, जिसको आप अभी तक क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनको वहां पर स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? क्रिश्चियन मिशनरीज और ये जो लोग काम कर रहे थे, ये 1857 से पहले हो चुका होगा आपका, इसलिए मैं ज्यादा अंदर नहीं जा रहा उसके अंदर। ठीक है, लास्ट क्या लिखा था? स्वामी विवेकानंद। यस। नेक्स्ट लिखो, राइज ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, हेडिंग है राइज ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इंडियन नेशनलिज्म वाले पॉइंट के अंदर ही है सब ये, जब चेंज करेंगे थीम तो मैं बता दूंगा। राइज ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, रिवाइवल ऑफ ग्लोरियस इंडियन हिस्ट्री, रिवाइवल ऑफ ग्लोरियस इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इमर्जेंस ऑफ नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस, इमर्जेंस ऑफ नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियन। ये बना लेना। ये समझ आ रहा है क्या बता रहा है? नहीं, मतलब क्लोज हो लेकिन थोड़ा सा चेंज हो। उन्होंने फोकस किया कि देर वर नंबर ऑफ डार्क फेजेस इन इंडियन हिस्ट्री, जैसे पोस्ट मॉडर्न के 500 ईयर्स। अभी हमने एंशंट किया नहीं है, समझ आ जाएगा बाद में, तुमने किया है। ठीक है ना, पोस्ट मॉडर्न के 500 ईयर्स, वो क्या था? डार्क एज था। ये कौन बोलते हैं? कॉलोनियल हिस्टोरियंस। इंडियन हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं? आप सिर्फ डार्क फेजेस के ऊपर क्यों बात कर रहे हो? गोल्डन एजेस भी है हमारे पास, जैसे गुप्ता पीरियड कोट किया। फिर उसमें इश्यूज हैं, वो डिबेट में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके भी काउंटर पॉइंट्स हैं, इसके भी काउंटर पॉइंट्स हैं, तो इसमें नहीं जाना अभी। ये बोलते हैं कि इंडिया ऑलवेज विटनेस्ड मोनार्की। देखो, अल्टीमेटली ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्टोरियंस जो है, उनका काम क्या है? उनको अपॉइंट किसने किया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उन्होंने ही किया ना। और वो यहाँ आकर रूल कर रहे हैं, तो अपने रूल को जस्टिफाई करेंगे ना कि भाई हम तुम्हारे लिए ही आए हैं, वाइट मैंस बर्डन है हमारा, हम आपको सिविलाइज करेंगे। तो वो इंडियंस में कम खामियां बताएंगे, खामियां बताएंगे, इश्यूज बताएंगे। वो इश्यूज उन्होंने ये बोला कि आप डार्क एज में रह रहे थे। 18 सेंचुरी को भी उन्होंने डार्क एज बोला, क्योंकि 18 सेंचुरी में ये लोग खुद आते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर। डार्क एज बोला था, मिडिवल इंडिया का लास्ट टॉपिक था ये, डार्क एज, 18 सेंचुरी। देन इंडिया ऑलवेज ऑलवेज रूल्ड बाय मोनार्की, हमेशा मोनार्की ने ही रूल किया है। बट इंडियन हिस्टोरियंस क्या बोल रहे हैं? नहीं, इंडिया में डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स भी थे, लिच्छावीज, वज्जी, ये एंशिएंट में हम करेंगे। ठीक है, इंडिया ऑलवेज रूल्ड बाय फॉरेनर्स, जैसे इन्होंने कोट किया ग्रीक्स को, हून्स को, ठीक है, शुंगास को, पार्थियंस को, फिर मुगल्स को, इस तरीके से इन्होंने कोट किया बाबर का इन्वेजन। ठीक है, फॉरेन रूल। इसलिए हम लोग ब्रिटिशर्स हैं, हम भी तो फॉरेन रूलर हैं, क्या फर्क पड़ता है? यू आर अवेयर अबाउट इट, ठीक है ना, कि पहले से ही फॉरेन रूल कर रहे हैं। ये इनका आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट था कि इंडिया इज ऑलवेज
पॉलिटिकली डिवाइडेड, हमेशा से पॉलिटिकली डिवाइडेड रहा है, नॉर्थ अलग, साउथ अलग, ईस्ट अलग, वेस्ट अलग, ठीक है ना। ये क्या बोल रहे हैं कि इंडिया पॉलिटिकली यूनिफिकेशन भी देखा है इंडिया ने। एग्जाम्पल मौर्यास, पूरा पैन इंडिया, मुगल्स पैन इंडिया, गुप्ताज अप टू सम एक्सटेंट पैन इंडिया, ठीक है, साउथ थोड़ा कम था बट पैन इंडिया अप्रोक्सीमेटली। तो इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट्स दिए कि हमारे यहाँ भी ये सब चीजें हैं। तो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियन, तो ये ट्रिगर नहीं करेगी नेशनलिज्म को कि आप हमें ये बता रहे हो कि हमारी बहुत सारी इश्यूज हैं, हम वीक हैं, हम डार्क एज में रह रहे हैं, हम अनसिविलाइज्ड हैं, बारबेरिक है, बट ये आर्ग्यूमेंट तो कुछ और दिखा रहा है ना कि वी कैन बी रूल्ड बाय आवर सेल्फ, सेल्फ रूल कर सकते हैं हम लोग। तभी तो नेशनलिस्ट मूवमेंट चलेगी ना, इंडिपेंडेंस चाहिए हमको, ठीक है। हमारे पास गोल्डन एज है, हमारे पास डेमोक्रेसी भी थी, जो आप लोग डेमोक्रेसी के इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हो एनलाइटनमेंट के, वो हमारे पास भी थी पहले से ही, ठीक है। दूसरी, हमारे लोकल रूलर्स पहले से ही रूल कर रहे हैं, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज डेसिफर्ड इन 1837 बाय जेम्स प्रिंसेप। 1837 उसने क्या बताया कि इंडियंस वर मोर यूनाइटेड ड्यूरिंग द एज ऑफ मौर्यास देन ब्रिटिश रूल। क्योंकि हम 1837 की बात कर रहे हैं, अभी पंजाब आउट है, ब्रिटिश रूल के अंदर नहीं है पंजाब, 1849 में आता है। 1837 में पंजाब आउट है, सिंध आउट है, अफगानिस्तान तो दूर ही है, ठीक है। तो पूरा इंडिया जो है कंप्लीटली यूनाइटेड नहीं था, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि मौर्यंस के दौरान पॉलिटिकली यूनाइटेड था। ये आर्गुमेंट बना लिया सबने की। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में। इन 1837 जेम्स प्रिंसेप कहीं कहीं एस की जगह सी होगा, जेम्स प्रिंसेप डेसिफर्ड ब्राह्मी स्क्रिप्ट, BRAHMI, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, and concluded that India was politically united under Mauryas. India was politically united under Mauryas. India was politically united under Mauryas. Mauryas अशोक वाले, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य। इसमें ही आगे लिखो, this countered the inferiority complex of Indians. This countered the inferiority complex of Indians. Regenerating self-confidence and patriotism. नेक्स्ट लिखो अदर फैक्टर्स हेडिंग दो, अदर फैक्टर्स। इसमें लिखो फर्स्ट, रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन। रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन in 1870s, स्पेसिफिकली लिखना है तो 1876 to 80 है, ठीक है, इन 1870s। इसके सब पॉइंट लिखो, कौन कौन सी रिएक्शनरी पॉलिसीज थी। मैक्सिमम एज ऑफ सिविल सर्विसेज, मैक्सिमम एज फॉर सिविल सर्विसेज रिड्यूस टू 19, 21 से 19 कर दिया, मतलब एंट्रेंस में एलिजिबिलिटी। क्लियर है, हम सब लोग इनएलिजिबल हो गए ना, ग्रेजुएट भी नहीं हुए हम शायद 19 में, तो कोई हो जाता है, काफ़ी नहीं होते। तो 21 से 19 कर दी, क्योंकि इशू क्या था कि इंडियंस जो है वो अपीयर करने लगे थे सिविल सर्विसेज में, ठीक है, तो कंपटीशन क्रिएट हो रहा था। 1858 में इन लोगों ने क्या बोला कि हम इंडियंस को भी अलाउ करेंगे, बट अब डिस्क्रिमिनेशन करें कैसे। उसका एक रूल क्या था कि एज कम कर दो, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है वहां तो वेल एस्टेब्लिश्ड एजुकेशन सिस्टम है, वहां तो कर लेंगे, इंडियंस को प्रॉब्लम होगी। एजुकेशन सिस्टमैटिक जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सिस्टम के अंदर ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्लियर है।
यस, हाँ उसमें फिर बहुत सारा है। पेपर शुरू में लंदन में जाके देना होगा, और वहीं की सारे हिस्ट्री वहीं की सब कुछ पढ़ना होगा, थ्योरी आपको। उसके बाद जो है इंडियंस डिमांड करेंगे कि पेपर जो है इंडिया में भी कराओ। पहले इंडियंस को अलाउ करो, फिर इंडिया में भी कराओ। ठीक है ना, तो वो बहुत सारे चलेंगे एक्ट्स के अंदर। यस, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ऑर्गेनाइज दिल्ली दरबार, इसी में लॉर्ड लिटन का सेकंड पॉइंट। ऑर्गेनाइज्ड दिल्ली दरबार इन 1877। ऑर्गेनाइज्ड दिल्ली दरबार इन 1877, in 1877 during the period of famine, during the period of famine। famine पता है ना क्या होता है? भुखमरी, ठीक है ना। फैमीन 80, उधर फैमीन चल रहा है इंडिया में, और ये दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। मतलब पूरा क्राउन के लिए पूरी अच्छे से सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसी में, आर्म्स एक्ट ऑफ 1878। आर्म्स एक्ट ऑफ 1878, ये पीटी के भी हैं क्वेश्चंस। फिर लिखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वीपीए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। यस, सब लॉर्ड लिटन में चेंज कराऊंगा, मैं बताऊंगा आपको। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो प्रेस है, तो प्रेस को सप्रेशन करना है, ठीक है ना। उसके ऊपर बहुत सारी कंडीशंस लगा दी, बॉन्ड बॉन्ड इशू करवा दिया, साइन करना है, नाम लिखना है पब्लिशर को, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। नेक्स्ट लिखो, अबॉलिस्ड अबॉलिस्ड इंपोर्ट टैक्स ऑन कॉटन। अबॉलिस्ड इंपोर्ट टैक्स ऑन कॉटन। इससे क्या होगा? ब्रिटेन के कॉटन्स जो है, ब्रिटिश या अमेरिकन कॉटन इधर आएंगे, और इंडियन जो कॉटन मार्केट है उसको डिस्टर्ब करेगा। ब्रिटेन के कॉटन के प्रोडक्ट्स तो होंगे, ठीक है, अमेरिका तो रॉ रॉ कॉटन भी है, तो वो इधर आएंगे, और उससे क्या होगा, जो इंडियन कॉटन मार्केट है वो डिस्टर्ब होगी ना। 1878, हाँ 1878 सेम है ना। देखो लॉर्ड लिटन जब तुमने पूरा लिख दिया ना 1876 टू 80, तो ईयर्स मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पीरियड वही है उसका। नेक्स्ट लिखो, इंक्रीज इन टैक्सेस, इंक्रीज इन टैक्सेस फॉर अफगान वॉर। इंक्रीज इन टैक्सेस फॉर अफगान वॉर। पहला इशू क्या था कि इंडियंस को दूसरे देश नहीं भेजना, सोल्जर्स को, सिपाहीज को। 1857 में देखा था ना हमने कि इंडियंस वर अगेंस्ट दिस पॉलिसी ऑफ सेंडिंग देम टू अदर कंट्रीज। आप अफगानिस्तान में भेज रहे हो, पहली चीज। ऐसे ही अफ्रीका में भेज रहे हो आप। दूसरा, इसके वजह से जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट एस्केलेशन जो होगा, खर्चा भी तो होगा इन सब मोबिलाइजेशन का, वो किसके ऊपर आ रहा है अल्टीमेटली? इंडियंस के ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। तो यही पॉइंट है। नेक्स्ट लिखो, पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन 1880 84, 1880 84 है इसका टाइम पीरियड। 1880, 80 टू 84। फर्स्ट लिखो, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस। फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, ये पॉजिटिव है, ठीक है, लिटन की नेगेटिव है। फादर ऑफ लोकल ये लोकल गवर्नेंस वाला मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है, इसको इतना ही लिख के छोड़ दो। नेक्स्ट लिखो, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी अलग से बताऊंगा मैं, ठीक है। एक सेकेंड रुको, एक पॉइंट और लिख लो, रिकरिंग रिवोल्ट्स एंड रिबेलियन, एक पॉइंट अलग से लिखो। हाँ, हेडिंग दो, नेक्स्ट पॉइंट है ये, इंडियन नेशनलिज्म ट्रिगर करने का एक और कॉज है, रिकरिंग रिवोल्ट्स एंड रिबेलियन, लाइक लाइक रंगपुर धींग, संथल। रिकरिंग रिवोल्ट एंड रिबेलियन लाइक जो हमने कर चुके हैं, रंगपुर धींग भी कर लिया हमने, संथल भी कर लिया, और 1857 स्पेसिफिकली लिखना। लाइक में रंगपुर धींग कर चुके हैं हम, फर्स्ट क्लास में शायद किए थे, संथल, ठीक है, और 1857 रिवोल्ट। इंस्पायर्ड इंडियन नेशनलिज्म, इंस्पायर्ड
इंडियन नेशनलिज्म। ये पॉइंट एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो शाद। यस, एक एग्जाम्पल सेट किया, प्लस हिंदू मुस्लिम यूनिटी की एग्जाम्पल सेट किया, ठीक है। और ये बताया कि चलो ठीक है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है वायलेंस करना, तो एटलीस्ट किसी और फॉर्म में हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन के प्रेस के थ्रू हो, चाहे सोशल रिफॉर्म्स के थ्रू हो, या डायरेक्ट स्ट्रगल के थ्रू हो, रिवोल्यूशनरी, या इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल, ठीक है, एजेंसीज के थ्रू। तो इन्होंने इंस्पायर कर दिया, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट लिखो, ये तो मैक्सिमम हो गया है सब तुम्हारा। एक और लिखो, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ, क्रिटिकल एग्जामिनेशन हेडिंग दो, क्रिटिकल एग्जामिनेशन फैक्टर्स मैंने क्लोज कर दिया अब, ठीक है। अब जो आप लोग बोल रहे थे ना कि सर पॉजिटिव ब्रिटिशर्स का कैसे हो गया, तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ ब्रिटिश रोल इन इंडियन नेशनलिज्म, ब्रिटिश रोल इन इंडियन नेशनलिज्म। इसमें को एक दो नाम लिख लेना, स्कॉलर्स लाइक रिचर्ड कूपलैंड, called Indian nationalism, quote unquote करना, चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश राज, कॉल्ड इंडियन नेशनलिज्म, IN लिखा करो इंडियन नेशनलिज्म को, इंडियन नेशनलिज्म कोट अनकोट करना, चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश राज। ठीक है, चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश राज। नेक्स्ट लिखो, पीजे मार्शल, बहुत सारे हैं लेकिन मैं एक दो ही लिखवा रहा हूं कि आर्गुमेंट थोड़ा स्ट्रांग हो जाए आप लोगों का। पीजे मार्शल, LLL है लास्ट में। इसकी स्टेटमेंट लिखो, इंडियन नेशनलिज्म IN that confronted British imperialism, British imperialism was the product of colonial modernity, अब सुनो मेरे, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि इंडियन नेशनलिज्म वॉज द प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, यही स्टेटमेंट है जो इन लोगों ने बोली है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे आ सकता है, तो आपको पहले क्या आर्ग्यूमेंट लिखना है कि यस, स्पेसिफिकली यस नहीं लिखना, आर्ग्यूमेंट्स देना है फेवर में। तो जो फेवर में आर्ग्यूमेंट मैंने लिखवाया था रेलवेज का, ठीक है, टेलीग्राफ सर्विसेज का, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन का, वो सारे पॉइंटर्स फेवर में लिख दो। क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन भी हो जाएगा। इंडियन नेशनलिज्म was the product of British policies, क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो जाएगा इनकी स्टेटमेंट में, was the child of British राज, ये भी सेम क्वेश्चन होगा, ठीक है, या फिर चाइल्ड ऑफ कॉलोनियल मॉडर्निटी, ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसके एक हेडिंग दो इसका क्वेश्चन के अंदर, पॉइंट्स इन फेवर, पीछे लिखवा चुका हूं मैं, ठीक है ना, पीछे ये वाला, ये समझ आ रहा है ना सबको, रेलवेज, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, सब वो वाले पॉइंटर्स इसमें लिखना है। अब इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा कि नो, इट वाज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियल मॉडर्निटी या चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश राज, ऐसा नहीं है, तो उसके काउंटर पॉइंट्स क्या हैं वो लिखो। अब बीच में कोई पॉइंट बोला था मैंने, पॉइंट वो तो सपोर्ट में बोला है मैंने, ठीक है ना, सपोर्ट में। अब जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो कैसे लिखना है, काउंटर आर्ग्यूमेंट में लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो पहले, दो द पॉजिटिव रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, played
important role in Indian nationalism. Played important role in Indian nationalism. But the policies were not intentional. Not intentional. ठीक है, उन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया फेवरेबल, बट इंटेंशनल नहीं था कि इंडियन नेशनलिज्म ट्रिगर हो जाए, ऐसा वो चाह नहीं रहे थे, वो अपने काम कर रहे थे. ठीक है, तो इसके आर्ग्यूमेंट क्या होंगे? फर्स्ट पॉइंट लिखो. फर्स्ट, colonialism, the concept of colonialism is itself antithetical to nationalism. Is itself antithetical to nationalism. ठीक है, कोलोनियलिज्म और नेशनलिज्म दोनों काउंटर पॉइंट्स हैं, ये तो साथ हो ही नहीं सकते, पहली चीज. सेकंड लिखो, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन was triggered for the creation of British Empire for their own pride and glory. वो इंडियंस के लिए नहीं क्रिएट किया था, वो अपनी ग्लोरी के लिए. फॉर देयर ओन प्राइड एंड ग्लोरी. कोलोनियलिज्म के लिए ऐसा बोला जाता है कि दो टर्म यूज किए जाते हैं कोलोनियलिज्म के लिए, गोल्ड एंड ग्लोरी. गोल्ड का मीनिंग क्या है? रिसोर्सेस. ग्लोरी मीन्स उनकी जो अपनी प्राइड है. बोलेंगे ना हमारा इतना बड़ा एम्पायर है, ऐसा बोला जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर के अंदर कभी भी सन सेट नहीं होता. ठीक है ना, ब्रिटिश एम्पायर में सन नेवर सेट्स. इस तरीके से एक आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि अफ्रीका में भी है, इंडिया में भी है, ब्रिटेन में भी है. इधर अगर सन राइज है तो इधर सनसेट होगा तो उधर राइज है, तो नेवर सनसेट. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन was created to consolidate the empire. इंडियंस के लिए नहीं था, अपना एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए था वो. नेक्स्ट लिखो, ब्रिटिश एम्पायर. नेक्स्ट लिखो, रेलवेज फॉर इकोनॉमिक नीड्स. क्या हुआ गौहर, थक गए? रेलवेज फॉर इकोनॉमिक नीड्स. इसमें इकोनॉमिक नीड्स में दो चीज लिखोगे आप. इकोनॉमिक नीड्स में दो चीजें लिखनी है आपको. पहला, रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया. अपने वर्ड्स में लिख लो. रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन ले जाना है, और ब्रिटेन से जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो ब्रिटेन से इंडिया लेकर आना है. लेकिन ट्रेन तो सी में नहीं चलेगी, है ना. पोर्ट्स से कनेक्शंस बनाएंगे. नेक्स्ट लिखो, मॉडर्न एजुकेशन के आगे लिखो मैकॉले आर्ग्यूमेंट ऊपर लिखवा चुका हूं. हाँ, सब लिख सकते हो. रेलवेज स्पेसिफिकली भी हो सकता है क्वेश्चन, तो रेलवेज में उसमें लिखो मिलिट्री नीड्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, यस, क्विक मूवमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट. ठीक है. फिर प्राइवेट एंटरप्राइज एट पब्लिक कॉस्ट, 5% का डिविडेंड, ये हो चुका होगा. ठीक है. रेलवेज का हो गया होगा 1857 से पहले, हुआ है ना सारा. हाँ, तुम लोगों ने अटेंड नहीं किया, वो तुम इशू प्रॉब्लम तुम्हारी है. ठीक है, इसलिए क्लास इंपॉर्टेंट होती है करना, कोई भी टीचर हो. क्या लिखा है लास्ट पॉइंट? हाँ, इसमें मैकॉले आर्ग्यूमेंट मैं ऊपर दे चुका हूं.
ठीक है ना, वही देख लेना। नेक्स्ट लिखो, डिफरेंट व्यूज ऑन इंडियन नेशनलिज्म। डिफरेंट व्यूज ऑन इंडियन नेशनलिज्म, ये टॉपिक बहुत बड़ा है बट इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। चलो, क्या लिखा है, डिफरेंट व्यूज ऑन इंडियन नेशनलिज्म। लिखो, एक तो पीजे मार्शल का हो गया फर्स्ट, पीजे मार्शल लिखवा चुका हूं, ठीक है, उसको स्किप करो। नेक्स्ट लिखो, पार्था चैटर्जी, पार्था चैटर्जी, 3-4 लिखाऊंगा, ज्यादा नहीं। पार्था चैटर्जी। इसमें लिखो डेरिवेटिव डिस्कोर्स, डेरिवेटिव डिस्कोर्स डेरिवेटिव डिस्कोर्स फ्रॉम द वेस्ट, फ्रॉम द वेस्ट मीन्स वेस्ट से आया है कॉन्सेप्ट, ठीक है। सी ए बैली, सी ए बैली, कल भी लिखवाया था शायद ये मैंने। इन्हें बोलता सेंस ऑफ टेरिटोरियलिटी, सेंस ऑफ टेरिटोरियलिटी मीन्स ये हमारी टेरिटरीज है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट है ये, सेंस ऑफ टेरिटोरियलिटी। यस। नेक्स्ट लिखो कैम्ब्रिज स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री, उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं इसमें, इनका आर्ग्यूमेंट लिखो। इट वॉज यूनिफाइड नेशनलिस्ट, इट वॉज नॉट यूनिफाइड नेशनलिस्ट मूवमेंट, नॉट, ठीक है ना, इट वॉज नॉट यूनिफाइड नेशनलिस्ट मूवमेंट। they traced only a series of localized movement in colonial India, they traced a series of localized movement in colonial India led by self serving localized क्या लिखा था मैंने, movement in colonial India led by self-serving leaders, self-serving leader। सुमित सरकार का आर्गुमेंट लिखो, मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट उसमें सुमित सरकार, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के नीचे सुमित सरकार। he recognized the legitimacy of nationalism, he recognized the legitimacy of nationalism but does not ignore internal tensions, but does not ignore internal tensions। इंटरनल टेंशंस कौन कौन सी हैं कि, यस, इन्होंने बोला एक एलिटिस्ट है और एक मास है, सम वर एलिटिस्ट मूवमेंट, ठीक है, और सम वर मास मूवमेंट। तो इंटरनल टेंशंस हैं ये, एक इंटरनल टेंशन होगी रिलीजन के बेस पे हिंदू मुस्लिम, जो अल्टीमेटली पार्टीशन होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखो, हाँ, एक सबअल्टर्न आर्ग्यूमेंट लिखो, सबअल्टर्न आर्ग्यूमेंट, सबअल्टर्न आर्ग्यूमेंट ऑफ रंजीत गुहा, नहीं नेक्स्ट, रंजीत गुहा, ये सबअल्टर्न अप्रोच है इनकी, कल बताया था ना सबअल्टर्न, सबअल्टर्न कल बताया था। किसी ने बॉटम अप भी बोला था, किसी ने बोला था बॉटम अप, क्या नहीं अभी हुआ कहाँ है, हाँ तो मैंने आर्गुमेंट दिया ही कहाँ है अभी। चलो नेक्स्ट, इसी में लिखो रंजीत गुहा का आर्गुमेंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, हॉलोनेस, हॉलोनेस, हॉलोनेस
ऑफ एलिटिस्ट मूवमेंट, hollowness of elitist movement, comma, real movement was led by masses, real movement was led by masses. इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल डाइकोटॉमी. देखिए वो जो पॉइंटर्स है ना इंडियन नेशनलिज्म के फैक्टर्स जो मैं लिखवाया हूँ सारे, वो तो सब लोग लिखेंगे, तुम लोगों को ये ऐड करना है, तब वैल्यू एडिशन होगा. ठीक है ना, ये स्ट्रक्चरल डाइकोटॉमी, एलिटिस्ट, मास, ठीक है, तब जाकर थोड़ा दूसरों से अलग होगा. ये वैल्यू एडिशन वाले पॉइंटर्स है.